Assalamu alaikum. So today we are discussing Death of a Salesman. That is by Arthur Miller. So we'll be discussing the summary themes, some characters and symbols. So Death of a Salesman जो है that is a drama. So एक modern play है जिसमें एक domestic tragedy दिखाई गई है. So यहाँ पे we get to know कि जो tragedy का concept था शेक्सपियर के टाइम से that changes और अब आके लाइक काफी हद तक मजीद बदल चुका है. सो हम अगर ग्रीक पैटर्न से कंपेयर करें, सो ग्रीक टाइम्स के अंदर एक हाई पोजीशन पे पर्सन, चीफली अ मोनार्क, एक बहुत बड़ा किंग, उसकी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी समझा जाता था. लेकिन अब शेक्सपियर के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजीद बदला. मॉडर्न ट्रेजेडी बाय रेमंड विलियम्स इज ऑल अबाउट दिस. और प्रेजेंट टाइम्स में वी गेट टू नो कि एक सिंपल मैन, एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी भी ट्रेजेडी कंसिडर की जाती है. सो डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ समरी ऑफ द सेम. एक सेल्समैन की स्टोरी है और यहाँ पे वी गेट टू हैव सम थीम्स जिनकी थोड़ी सी क्लैरिटी जरूरी है इसको पढ़ने से पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट अ ट्रांजिशन इन अमेरिका. वो जो ट्रांजिशन है, वो जो उसको उसमें वी गेट टू नो कि देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जिस फॉर एग्जांपल एक चेंज आ रहा था. और वो चेंज किस किस्म का था कि लोग पहले लाइक बातें करना, गुफ्तगू करना और गुफ्तगू से ये चीज़ों को जीतना, सेल्समैनशिप जिस तरह सारा है ही आपका गुफ्तगू का टैग, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती थी. और बाद में फिर ये टाइम चेंज हुआ, अमेरिकन डिप्रेशन, अमेरिकन ड्रीम, ये चीज़ें इसमें हैं कि लोगों के अंदर एक डेवलप हुआ पैटर्न, सोच चेंज हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनका तर्ज अमल, तर्ज सोच बदला, तर्ज जिंदगी बदला और उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी. और उन्होंने लाइक वो लोग जो मेहनती थे वो आगे निकल गए और जो सिर्फ जुबान की जुबानी काम करते थे, सेल्समैन टाइप लोग, ये लोग पीछे रह गए क्योंकि तब लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सेल्समैन उनको रिस्पेक्ट करें, उनके साथ बैठें. तो बेसिकली एक भाग दौड़ के अंदर या एक ऐसे मटेरियलिस्टिक दौर शुरू हो गया कि लोगों को उसमें अपनी एक सर्वाइवल के लिए जंग करना पड़ी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ सेम सेल्समैन. एक सेल्समैन की स्टोरी है that we get to know what kind of person he was. और उसके साथ basically इसमें क्या होता है, किस तरह like जिसका title है Death of a Salesman. So what kind of death or what kind of story it has? So let's see. So first of all we get to know about Willie Loman. इसका नाम जो है LOMAN है, but it is also known as Lowman, कि छोटा आदमी. छोटा आदमी इन टर्म्स ऑफ के जो एक सोशल पोजीशनिंग है, सोशल स्टैंडिंग है, उस हवाले से जो विली था, ही वाज नाउ नॉट वेरी रिच, नॉट वेरी हैंडसमली अर्निंग. तो एक बड़ा इनसिक्योर और सेल्फ डिल्यूज किस्म का ट्रैवलिंग सेल्समैन है. विली को लगता है कि लाइक उसने अमेरिकन ड्रीम में उसकी बड़ी लाइक वो थी, उसका बड़ा यानी बिलीफ था उसका कि अमेरिकन ड्रीम जो है दैट इज गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर. और उसमें तक इजी सक्सेस और वेल्थ जो है वो अवेलेबल होगी, लेकिन वो उसे कभी अचीव नहीं कर पाता. ना उसके सन्स जो कि उसको पूरा करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं, वो भी इस काबिल नहीं होते या कभी कोशिश करते भी है तो कामयाब नहीं होते. उसे इल्यूजन्स आते हैं और इसकी लाइफ के अंदर वो मेंटल हेल्थ उसकी शटर होती है, सफ़र करता है विली. और स्टिल उसकी ट्रैवलिंग जारी है, वो भूल जाता है चीज़ों को. और इसमें बेसिकली ये टेंशन उसकी फैमिली के लिए भी टेंशन बनती जा रही है और ख़ास तौर पर उसकी वाइफ के लिए ये एक बड़ा एक टेंशन का बायस थी. सो अब इसमें बेसिकली जो उसकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ सिंसियर है. यानी पूरे प्ले में अगर विली के साथ कोई सिंसियर है बंदा तो वो विली की वाइफ लिंडा लोमन है. सो लेट्स सी अबाउट लिंडा. सो लिंडा जो है वो उसके विली के इस सारी ट्रेजेडी में उसके साथ है, उसके साथ इस चीज़ को सफ़र करती है, उसके साथ इस चीज़ को महसूस करती है. इससे पहले बेसिकली हम अगर जान लें कि व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम, तो ये हमें थोड़ा सा
एक अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बेसिकली एक नेशनल एक स्लोगन था, एक नेशनल मूवमेंट थी जिसमें डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी और इस पे इन चीज़ों पे गौर किया गया। मैं और फ्रीडम जो है उसमें इसमें प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस जो थी इंडिविजुअल की उस पे बड़ा फोकस किया गया। तो इस हवाले से अमेरिकन ड्रीम जो था वो अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो उसका एक्ट था आज़ादी के बाद, उसमें ये लिखा गया था कि ऑल मेन आर इक्वल और उन सबको आज़ादी होगी और वो सब अपना अच्छी तरह गुजर बसर कर सकेंगे। तो विली बिलीव्ड इन दैट, लेकिन ये कभी भी उसको सही तरह हासिल कर नहीं पाया। सो लिंडा जो उसकी वाइफ है वो विली के बुराइयों के बावजूद, उसकी गलतियों के बावजूद उसके साथ सिंसियर है। वो मटीरियलिस्टिक नहीं है और वो अपनी फैमिली को थाम के रखना चाहती है कि फैमिली ठीक रहे। थर्ड इज बिफ लोमैन, विली का बड़ा बेटा, जो कि 34 इयर्स ओल्ड है। एक चार्मिंग लाइफ उसने गुजारी हाई स्कूल में, लेकिन उसके बाद अचानक फेलियर हो गया। वो हम देखेंगे किस तरह हुआ। बहुत ज्यादा लोग इसको प्रेज करते थे, लेकिन उतना ही लाइफ में ये लाइक एक क्या कहते हैं नथिंग टू डू पर्सन और गुड फॉर नथिंग पर्सन, ये उसने प्रूव किया। और वो जो है अपने फादर को ब्लेम करने से बाज नहीं आता। हैप्पी लोमैन, उसका 32 इयर्स ओल्ड सन, ये छोटा बेटा है और ये भी जो है वो लाइफ में बिल्कुल निकम्मा रहा, इसने भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तो बेसिकली ये एक ऐसी फैमिली है जो कि बिल्कुल एवरेज लाइफ गुजार रही है। विली का एक फ्रेंड चार्ले जो कि नेक्स्ट डोर नेबर है। चार्ले का एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस है और उसका बेटा एक वकील बन चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट और वेल्दी लॉयर है। और विली अब चार्ले की सक्सेस से जेलस होता है। किसी जमाने में चीजें डिफरेंट थी। किस जमाने में चार्ले जो था वो एक एवरेज बंदा था और विली बड़ा अच्छा खासा खाता पीता था। अब चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं। बर्नार्ड जो है चार्ले का बेटा, वही वकील जो कि बड़ा सक्सेसफुल लॉयर है और वो बिफ का एक तरह से ऑपोजिट है, विली के बेटे का। बेन, विली का भाई, जो कि प्ले में नजर नहीं आता बट ही इज मेंशन्ड, ही इज समहाउ मेंशन्ड इन द प्ले। उसको प्ले में मेंशन किया जाता है बहुत दफा, क्योंकि बेन बहुत पहले गया था अफ्रीका अपने बाप को ढूंढने और जब वापस आया तो बहुत मालदार था, उसने वहां से बड़ी दौलत भी कमाई। तो विली उसके साथ नहीं जा सका। अब विली को वो टाइम रिग्रेट होता है उस चीज का। एक वुमेन है जो कि विली की मिस्ट्रेस है और ये भी प्ले में मेंशन नहीं होती, इसका सिर्फ जिक्र होता है। सो उसकी क्या स्टोरी है, उसके बाद किस तरह विली का और बिफ का एक अच्छा खासा रिलेशन खत्म हो गया। हॉवर्ड जो है वो विली का बॉस है और वो उसका फादर जिसके पास विली सर्व करता था, वो उसके टाइम पे भी, यानी विली तब से इस कंपनी में जॉब कर रहा है। इसमें जो सिंबल है इसको हम बाद में देखेंगे व्हेन यू विल रीड दिस, जब आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं इसके स्टोरी की तरफ। सो विली जो है बेसिकली जब प्ले ओपन होता है तो ही रिटर्न्स टू हिज हाउस। एक रात ये घर आता है थका हुआ है और एक फेल्ड सेल्स ट्रिप है इसका, यानी एक सेल्स ट्रिप करता है ये। तो ये बेसिकली न्यू इंग्लैंड जिसमें बोस्टन, मैसाचुसेट्स ये वाले एरियाज हैं, वहीं पे ये फिरता रहता है। तो ये अब वहां से न्यूयॉर्क जो है वापस आया है और क्योंकि बूढ़ा हो चुका है तो उसकी वाइफ भी उसे कहती है कि तुम अपने बॉस हॉवर्ड वैगनर से बात करो कि तुम्हें यहीं पे प्लेस करें न्यूयॉर्क में, क्योंकि अब ट्रैवल नहीं कर सकते तुम। सो विली जो है वो कहता है कि वो हॉवर्ड से अगले दिन बात करेगा। विली बिफ यानी बड़े बेटे के लिए कंप्लेन करता है कि वो उसे कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहिए, लाइफ में बड़ा बनना चाहिए। सो लिंडा विली को डांटती है कि तुम हमेशा बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हो, सिनिकल होते हो। और विली फिर किचन में जाता है कुछ खाने के लिए। अब इस प्ले में जब आप इस प्ले को पढ़ते हैं, जीसी लाहौर यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, उन्होंने इसको परफॉर्म किया था एंड इट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस। इसको जब हम प्ले को पढ़ते हैं तो बेसिकली जो स्टेज बेसिकली है उसको इस तरह होता है कि उसमें एक कमरे से दूसरे कमरे के दरमियान फर्जी दीवारें हैं जो कि प्रेजेंट को शो करती हैं। लेकिन जब पास्ट का टाइम होता है, जब ये अपने पास्ट को याद करता है, क्योंकि अक्सर करता है, तो उसमें से वो दीवारों की रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती है, लोग आराम से एक कमरे से दूसरे कमरे में
मूव कर पाते हैं। सो दैट मीन्स कि ये पास्ट का जिक्र हो रहा है, पुरानी लाइफ का जिक्र हो रहा है। विली जो है इसे खुद से बात करने की आदत है, सोचने की आदत है, और विली इस हद तक कंफ्यूज हो जाता है सोचते सोचते कि ये अक्सर गाड़ी चलाते हुए सो जाता है। यानी गाड़ी चलाते हुए इसे याद नहीं रहता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेमोरी इसकी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। सो बिफोर उसका भाई हैप्पी वो आते हैं, ये इनके साथ नहीं रहते लेकिन इनको विजिट करते हैं और कुछ अर्सा फिर रहते हैं इनके पास। सो फादर जो है उसकी बैबलिंग यानी खुद से गुफ्तगू करना, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और उसके बाद बिफ का जो फेलियर है टू लिव अप टू विलीज एक्सपेक्टेशंस, उस पर बिफ को डांट भी पड़ती है। सो बिफ और हैप्पी अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है और वो वेस्ट में एक रैंच बाय करना चाहते हैं और उसमें बेसिकली मुख्तलिफ बिजनेसेस को लुक आउट करना चाहते हैं। विली जो है वो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करता है और वो फिर उसको अचानक पुराना एक ख्याल याद आता है कि उसने जब नई गाड़ी ली तो बिफ और यानी हैप्पी छोटे से उसकी गाड़ी को धो रहे हैं। सो यंग बिफ जो है वो एक हाई स्कूल फुटबॉल स्टार भी है और यंग हैप्पी वहां पे अपेयर होता है। तो एक दूसरे अपने बाप के साथ बड़ी मोहब्बत दिखाई गई उनकी कि बड़ा प्यार करते हैं अपने बाप से बड़ा, बाप के यानी लाडले हैं, उसको उसका वेट करते हैं, बाप इनका आइडियल है। वो एक बिजनेस ट्रिप से आता है और जो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ट्रिप होता है। सो विली जो है उससे बड़ा नाज होता है बिफोर हैप्पी पे कि वो एक दिन अपना बिजनेस खोलेंगे। तो वो कहता है कि हम ये जो हमारा नेबर है चार्ले उससे भी ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा। सो चार्ले का बेटा बर्नर्ड एंटर होता है, यानी पुराना ये पास्ट ही दिखाया जा रहा है इसमें। और वो हैप्पी के पास वो बिफ की क्लास में होता है और वो अक्सर बिफ के पास आता है कि पढ़ लो यार फेल हो जाओगे, लेकिन ये सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इसमें एक बात बड़ी अक्सर की जाती है कि बर्नर्ड इज स्मार्ट बट ही इज नॉट वेल लाइक्ड। सो इसमें दो चीजें हैं, एक है वेल एजुकेटेड, एक है वेल लाइक्ड। वेल लाइक्ड मीन्स के जो सेल्समैन है इनमें ये चीज होती थी कि कौन कितना पसंद किया जाता है तो उसकी इतनी ज्यादा सेल होती है। उस जमाने में चूंकि मेहनत का कॉन्सेप्ट नहीं था तो वेल एजुकेटेड का होना इतना जरूरी नहीं था। बाद में चीजें चेंज हो गई तो वेल एजुकेटेड लोग हार्ड वर्किंग लोग ऊपर आ गए और जो वेल लाइक थे वो आहिस्ता आहिस्ता लाइकनेस उनके बारे में खत्म हो गई। क्योंकि पुरानी बात चल रही है तो जब भी बिफ का जिक्र होता है तो यही कहा जाता है कि बिफ को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ओके, यंग लिंडा भी एंटर होती है, यानी ये सारा पास्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। तो यंग लिंडा शी ऑल्सो कम टू द स्टेज। Okay, is everyone feeling that my voice is low? No, sir. Okay. आदिल भाई, your internet is creating issues. Okay, विली जो है It's proper, sir. वो एक बड़ा फिनोमिनल सक्सेस हासिल करता है एक सेल्स ट्रिप में। और लिंडा जो है वो उसे लाइक बड़ा इस पे सराहती है। सो विली कंप्लेन करता है उस बात पे कि लाइक ये जो उसकी अप्लायंसेस हैं वो या जो भी उन्होंने ली जो पेमेंट्स हैं वो उसमें लाइक अब जो कि प्रेजेंट की बात आ जाती है तो प्रेजेंट में विली और लिंडा है ये बात कर रहे होते हैं उन चीजों की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें अब इंस्टॉलमेंट्स पे ली होती हैं। तो वो कहता है कि इंस्टॉलमेंट की चीजों की यही मार है कि जब अब आप उनकी फाइनल इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उनका बेड़ा गर्क हो चुका होता है, वो चीजें अपनी मियाद पूरी कर चुकी होती हैं। वो अपनी गाड़ी भी उसकी इसी तरह थी। तो वो कहता है कि लोग अब उसको पसंद नहीं करते और वो अपनी जॉब पे अब इतना अच्छा नहीं है, यानी अब वो इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहा। लिंडा उसको कंसोल करती है और अचानक पीछे एक लॉफ्टर आता है एक खातून का। ये खातून है कोई विली की मिस्ट्रेस पुरानी, जिसके लॉफ्टर को हमें सुनाया जाता है ऑन स्टेज। तो वुमेन जो है वो जो हंस रही है वो जिसमें विली एक और ड्रीम में जाता है। विली और वुमेन एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और उस वहां पे एक स्टॉकिंग्स यानी स्टॉकिंग्स जो कि लिंडा की होती हैं, विली वो उस खातून को गिफ्ट कर देता है जिसको ये बाहर किसी और सिटी में एक होटल में मिलता है और मिला करता है रेगुलर। विमेन डिसअपेयर होती है और विली दोबारा से लाइफ में वापस आता है किचन में। लिंडा जो है वो स्टॉकिंग्स को मेंड कर रही है अपनी,
और वो उसे डांटता है और उसे ऑर्डर देता है कि ये स्टॉकिंग्स बाहर फेंक दो, क्योंकि उसकी वजह से वो दोबारा उस ख्याल में चला गया था। बर्नर्ड एंटर होता है और बिफ को ढूंढने के लिए लिंडा उसे याद कराती है कि बिफ, यानी अगेन ये पास्ट में जाते हुए उसको ये एक और सीन नजर आता है कि वो उसे कहता है कि फुटबॉल का मैच जो है, बिफ हैव्स टू रिटर्न अ फुटबॉल दैट इज स्टोल, कि बिफ ने एक फुटबॉल स्टॉल किया होता है, स्टील किया होता है, सॉरी, और वो उसने वापस करना है। तो बर्नर्ड ये बताने आता है इनके घर पे, और वो ये भी कहती है कि बिफ जो है वो बहुत ज्यादा रफ हुआ है नेबरहुड गर्ल्स के साथ, उन्हें छेड़ता वगैरह। विली ये सुनता है कि वुमेन का जो, यानी वो जो लॉफ है उसे अगेन सुनाई देता है, और वो बर्नर्ड और लिंडा पे बर्स्ट आउट हो जाता है और फट पड़ता है। दोनों चल जाते हैं और डे ड्रीम एंड हो जाता है। विली दोबारा से अपने आप से बात कर रहा होता है प्रेजेंट लाइफ में। तो ओल्ड हैप्पी, ही ओल्डर हैप्पी यानी बड़े वाला हैप्पी अब नीचे आता है विली को चुप कराने के लिए कि क्यों इतना बोल रहे हो। विली जो है उस पे शाउट करता है और फिर रिग्रेट करता है कि वो अलास्का क्यों नहीं जा सका अपने भाई बेन के साथ। सॉरी, मैंने अफ्रीका का, इट वाज अलास्का, जो कि डायमंड माइन जिसको मिली और वो बड़ा रिच होके वापस आया अफ्रीका से। अलास्का गया था, अफ्रीका से आया। फिर चार्ले जो है वो जब ये सुनता है सारा रोला इनके घर में, वो आता है, हैप्पी अपने बेड पे चला जाता है और विली और चार्ले कार्ड्स खेलना शुरू हो जाते हैं। चार्ले विली को जानता है, उसका दोस्त है, उसके साथ सिंसियर है, वो उसे ऑफर करता है एक जॉब, लेकिन विली इस बात पे इंसल्ट फील करता है। उसे इंसल्ट क्यों फील होती है कि कल ही हमसे छोटा था सोसाइटी में, आज ही हमसे बड़ा हो गया, तो उसके अंदर जेलसी है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और विली को अचानक इमेजिनेशन आती है दोबारा कि बेन एंटर हुआ है, और वो चार्ले को गलती से बेन बुला बैठता है। बेन देखता है विली के घर को और वो देखता है कि ही हैज टू कैच अ ट्रेन, सो वो टू सून एट प्रॉपर्टीज एट अलास्का। सो विली जैसे ही बेन से बात कर रहा होता है अलास्का के बारे में, जो चार्ली जो है लाइक सीइंग नो वन देयर गेट्स कंफ्यूज्ड, वो परेशान हो जाता है कि ये बंदा किससे गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो मेरे अलावा कोई और नहीं है। विली चार्ले पे यल करता है, चीखता है, और चार्ले वहां से चला जाता है। सो यंगर लिंडा एंटर होती है, यानी पुराना सीन। बेन उससे मिलता है, विली बेन से पूछता है लाइफ के बारे में, तो बेन उससे बताता है अपने ट्रैवल्स की दास्तान, उनके बाप के बारे में। सो बेन जैसे ही जाने लगता है तो विली आगे डे ड्रीम्स करता है, और चार्ली और बर्नर्ड जो हैं उसे इस डे ड्रीम में मिलते हैं और बताते हैं कि बिफ और हैप्पी किसी की लकड़ी चोरी कर रहे हैं। सो बेन जो है इवेंचुअली चला जाता है और विली उससे उसके जाने के बाद भी बात करता रहता है। अब यहाँ पे जो उसने फुटबॉल चोरी किया, जो उसने लकड़ी चोरी की बच्चों ने, जिस तरह की उनकी तरबियत है, विली क्यों नहीं उनको कुछ कहता। विली बल्कि खुश होता है कि मेरे मर्द बच्चे वो इतने ज्यादा वेल लाइक्ड हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं, यानी मैनली हरकतें कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो वो इस चीज को कॉन्फिडेंट ही समझता रहता है। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली इनके ऊपर एक अजाब बन के आने वाली होती हैं। सो प्रेजेंट में क्या होता है, लिंडा एंटर होती है, विली को बाहर देखती है। सो बिफ और हैप्पी नीचे आते हैं और डिस्कस करते हैं विली की कंडीशन को अपनी माँ के साथ। लिंडा स्कॉल्ड करती है बिफ को कि अपने बाप को गलत तरह जज ना करो। बिफ कहता है कि विली फेक है, लेकिन वो रीजन बताने से रुक जाता है। वो रीजन क्या है? वो रीजन यही उसकी एक मिस्ट्रेस, यानी एक जो उस खातून के साथ अफेयर था। तो वो कहते हैं, लिंडा कहती है कि विली ने कई दफा सुसाइड करने की कोशिश की है। हैप्पी को गुस्सा आता है और वो बिफ को उसकी फेलियर पे डांटता है। विली एंटर होता है और बिफ को डांटता है, और हैप्पी जो है वो, बहरहाल इसमें बेसिकली है कि वो सारे प्रपोजल देते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए और उसमें हमें कुछ अगर पैसे मिल जाएं। जैसा बिल ओलिवर एक बंदा था जिसके पास बिफ पहले काम करता था, तो वो कहता है कि अगर मैं उससे मिलूं तो शायद मुझे वो हेल्प कर दे। जो एक्ट टू ओपन होता है, विली ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है और लिली यानी जो लिंडा है उसने ये विली के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। विली सोच रहा होता है कि उसे इतनी एक्सपेंसिव अप्लायंसेस नहीं लेनी चाहिए थी जिनकी किस्तें पूरी होने से पहले वो खराब हो जाती हैं। बहरहाल वो उसे कहता है, लिंडा उसे बताती है कि बच्चे तुम्हें आज डिनर पे लेके जा रहे हैं, और विली बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने जाना होता है हावर्ड वैगनर के पास,
ताकि वो उसे न्यूयॉर्क में रखे। और इतनी देर में फोन आता है और लिंडा बिफ से बात करती है और उसे बताती है कि अपने बाप से आज बहुत अच्छी तरह मिलना और उसे अच्छा ट्रीट करना। तो आज बड़ा कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। आज फैमिली की होप्स जो है वो दोबारा से बनने जा रही हैं। जो बिफ है वो बिल ओलिवर से मिलके उससे पैसे लेगा और बिजनेस स्टार्ट करेगा। जो ये है विली, ये हावर्ड वैगनर से मिलेगा और उससे न्यूयॉर्क में रहने की बात करेगा। तो इवेंचुअली चीजें सेटल हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि पुरानी एक सोच याद आती है जिसमें हावर्ड जो है वो एक वायर रिकॉर्डर चला रहा होता है, यानी जिस रिकॉर्डिंग मशीन जो पहली पहली शुरू शुरू में आई थी। तो वो उस पर बड़ा खुश होता है और लाइक उसमें, यानी सॉरी, ये वो टाइम जब विली उससे मिलने गया तो वो रिकॉर्डिंग मशीन चला रहा होता है। तो वहां पे वो उसको सुनाता है गुफ्तगू अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, कि ये देखो यार मैंने उनकी आवाज रिकॉर्ड की है, मैं कहीं भी सुन सकता हूँ। तो ये बड़ी नई चीज होती है उस जमाने में। वो विली बीच में बोलना चाहता है, अपनी गुफ्तगू करना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। तो विली जब बात करता है तो उसकी बात को हॉवर्ड रिजेक्ट कर देता है। विली जो है उसके बाद कहता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, और लेकिन विली उस चीज को हॉवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता और विली को बड़ा गुस्सा आता है। और वो उसे कहता है आके कि तुम्हें कुछ रेस्ट लेना चाहिए, ऑफ लेना चाहिए। हॉवर्ड चला जाता है और विली बेन एंटर होता है उसी के ख्याल में और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, अलास्का में आ जाओ, पैसे बनाते हैं। तो यंगर लिंडा उसको वहीं पे नजर आती है ऑफिस में ही, और वो रिमाइंड कराती है विली को कि उसके जो बच्चे और वो नौकरियां करेंगे, बड़े खुशहाल रहेंगे। तो यंग बिफ भी एंटर होता है और विली उसे प्रेस करता है और उसे ये कहता है कि तुम बड़े पसंद किए जाते हो और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेन चला जाता है, बर्नर्ड एंटर होता है। अब बर्नर्ड जो है वो बिफ की फुटबॉल टीम का, यानी उसके लिए वेट कर रहा है। यानी बर्नर्ड की उसको ये वैल्यू होती है कि वो उसका हेलमेट उठाने के लिए भी तैयार होता है कि काश इसका हेलमेट मैं उठा लूं। बिफ को बचपन में इतना पसंद किया जाता था। सो विली बिफ के साथ गेम के बारे में बात करता है। चार्ले एंटर होता है और विली को एक गेम के लिए कहता है। सो उस टाइम पे लाइक कटिंग इट शॉर्ट, चार्ली की जो सेक्रेटरी है वो एक ग्रोन अप बर्नर्ड को उसको उसका नाम लेती है, वो आता है। विली जो है वो देखता है कि जो बर्नर्ड है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और उसने अब वॉशिंगटन जाना है एक जहाज पे और एक केस लड़ना है। सो उस पे यानी बड़ा ज्यादा वो एक सक्सेसफुल जेंटलमैन बन चुका है सोसाइटी में, जिसको ये कुछ भी नहीं समझता था। चार्ले जो है वो बर्नर्ड को सी ऑफ करता है और विली जो है वो हमें पता चलता है कि चार्ले हर महीने $500 इसको दिया करता है विली को, आउट ऑफ कर्टसी और नेबरहुड और फ्रेंडशिप। सो उसमें विली जो है उसको ज्यादा पैसे चाहिए। चार्ली उसे जॉब ऑफर करता है लेकिन उसे फिर भी ये खत्म कर देता है उसकी ऑफर को, या डिक्लाइन कर देता है। तो चार्ली इतना अच्छा इंसान है कि इतना पैसा होने के बावजूद वो अपना दोस्त नहीं भूला, उसकी आदात, उसकी टॉन्ट्स नहीं भूला, बल्कि वो उसकी हेल्प करता है। और अब भी ये गुस्सा होता है तो वो इसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा, एक जहाँ होटल में इन्होंने जाना होता है वहां पे वो जाते हैं और दोनों बच्चे वो एक खातून को देखना शुरू हो जाते हैं और वो बेसिकली उनके साथ यानी लाइक ये प्रोस्टिट्यूट्स टाइप हैं जिनके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बिफ वहां पे बताता है जी कि मैंने बिल ओलिवर का वेट किया, बिल ओलिवर आया, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। और उसमें कहता है कि मैं जब वहां से उठा तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सिंपल उसका पेन चोरी कर लिया। और विली जो है उसको जब वो उधर से हॉवर्ड की तरफ से आता है तो ना सिर्फ उसे छुट्टी मिल गई बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया होता है। सो ये बेसिकली इंतहाई फजूल तरीन चीज होती है जो इन सबके साथ होती है कि ये जो होपफुलनेस लेके गए थे वो होपफुलनेस डस्ट में मिल जाती है। विली को जॉब से निकाल दिया जाता है और बिफ को उसका पहले तो वो पहचाने से इनकार कर देता है और फिर ये एक चोरी कर लेता है अपनी उसी हैबिट के अगेंस्ट। सो फिर लाइक वी गेट टू नो कि ये उस जगह पे उस होटल में भी अपने बाप के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं और उसको वहीं पे इसी हालत में छोड़ के आ जाते हैं। सो विली जो है वो उसको दोबारा वो वुमेन नजर आती है
अब ये वुमेन का क्या किस्सा है कि जो वुमेन है वो बेसिकली लाइक एक होटल में, बोस्टन के एक होटल में विली को मिलने आती है। तो वो जो बार बार कह रहा होता है बिफ को, बर्नर्ड, कि तुम फेल हो जाओगे, तो वो वाकई फेल हो जाता है। तो अपने बाप के पीछे बोस्टन आता है और उसे ये कहने आता है कि तुम्हारे इतने लिंक्स हैं, तुम इतने वेल लाइक्ड हो, तुम मेरे क्लास स्कूल से बात करो तो वो मुझे ये फ्लंक ना होने दें, फेल ना होने दें। तो वो जब आता है तो उसे आगे विमेन नजर आती है उसके साथ उस रूम में, जो कि वॉशरूम में छुप जाती है। सो उसका वो सारा इमेज टूट जाता है अपने बाप के बारे में, और वो अपने बाप को इंतहाई फेक, हॉलो और खोखला इंसान समझना शुरू हो जाता है। वो फिर उसके बाद पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना छोड़ देता है, फुटबॉल, हर चीज की तरफ तवज्जो देना छोड़ जाता है, बल्कि तमाम तर बुराइयों में पड़ जाता है। छोटा बेटा उसको देखते देखते उसी तरह हो जाता है, और ये दोनों गुड फॉर नथिंग बन जाते हैं पूरी लाइफ में। खैर, उसके बाद लवमैन किचन, जहाँ पे हैप्पी एंटर होता है विली को ढूंढने के लिए। उस टाइम पे ये है कि वो माँ डांटती है उन दोनों को क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं ख्याल रखा, और क्या तुम लोगों ने ये किया, अपने बाप के साथ क्या हरकत की। सो उसमें ये होता है कि बिफ जो है वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और लाइक बाप से उसका झगड़ा भी होता है। सो वो बेड पे चले जाते हैं, लेकिन विली जो है, विली को बेन की एक कन्वर्सेशन याद आती है $20,000 की, जो कि उसको याद आता है कि मेरी इंश्योरेंस मनी है, इसके जरिए ये हो सकता है कि फैमिली की ट्रबल्स आसान हो सकती है, क्योंकि घर की पेमेंट भी देनी होती है, जो घर पे रह रहे होते हैं उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। सो यहाँ पे ये होता है कि अचानक कार के स्क्रीच की आवाज आती है, और उसके बाद एक मौत का गाना बजता है, रिक्वेम। लिंडा और हैप्पी जो है वो एक काले लिबास में खड़े होते हैं विली के फ्यूनरल पे, और लाइक वो फाइनल जो उसका नोट होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस कहती है। वो कहती है कि आज हमने इस घर की सारी किस्तें दे दी, लेकिन क्या फायदा, तुम ही नहीं हो जिसके साथ हमने इस घर में रहना था। तो वो इंश्योरेंस मनी अपनी फैमिली के लिए छोड़ जाता है और खुद मर जाता है। सो अमेरिकन ड्रीम एक थीम है जिसको हमने डिस्कस किया, अबंडनमेंट, के लोग किस तरह एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देते हैं, बिट्रेयल, जो कि मुख्तलिफ रिलेशंस की बिट्रेयल हमें फील करनी पड़ती है, पर्सनालिटी कल्ट के मुख्तलिफ किस्म की पर्सनालिटीज हैं लाइफ के अंदर और एक इंसान के अंदर, नेचुरल और आर्टिफिशियल वर्ल्ड के जो इसका पहले घर था उसके आसपास ग्रीनरी थी, फिर आसपास बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बन गई और इनके घर को रोशनी भी नहीं आती थी कहीं से। फिर कैपिटलिज्म की क्रुएल्टी दिखाई गई कि किस तरह कैपिटलिज्म जब आता है तो एक आम इंसान किस तरह सफर करता है। फादर्स और सन्स का एक एंटागोनिस्टिक रिलेशन दिखाया गया। अल्यूजन्स और रियलिटी के दरमियान एक डिफरेंस देखते हैं हम। और प्राइड है जो कि इसके हमेशा रहता है, जिसको ये कभी भी खत्म होने को एक्सेप्ट नहीं करता। जिस दिन इसको पता लगता है इसका गरूर टूट गया, उस दिन ये अपनी जान दे देता है। लाइज एंड डिसीट्स हैं जो कि ये हर बंदा अपने आप से एक दूसरे से बोलता आ रहा है। So this was Death of a Salesman. So Death of a Salesman again. एक्सक्यूज सर। जी जी। सर वो जो वोमन जो मिस्ट्रेस थी, क्या वो उसका कोई गिल्ट थी जो उसको बार बार दिखाई दे रही थी? मतलब होता है ना, बाल चीजें हमारा गिल्ट होती हैं और वो बार बार हमारे सामने आ जाती हैं, और बाल चीजों से मोहब्बत इतनी होती है कि वो भी बार बार सामने आ जाती हैं। तो उसका क्या किस्सा था, वो इसको क्यों बार बार दिखाई देती है? हाँ, वो उसको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो उसकी वजह से जो हालात चेंज होने में एक बड़ा रोल था उस खातून का। उसका बेटा उसी को देख के, बाप का उसके साथ रिलेशन देख के सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, और उसके बाद से फिर चीजें ठीक नहीं हुई। तो वो एक तरह से गिल्ट बन गया उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से ये अपने बेटे से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा, और बेटा भी उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गया। इट इज टू टची। ओके सर। Yes, it is. It really is. ओके जी, सो इसको मुझे आपसे सो नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी टची स्टोरी। सो ये भी इसको देख लेते हैं। So this is Long Day's Journey into Night by Eugene O'Neill, also a dramatist। इन दोनों ड्रामेटिस्ट के हम दो प्लेस को आज करेंगे। सो पहला ऑर्थर मिलर का प्ले था, और अब हम
यूजीन ओनील के प्ले को देखने जा रहे हैं। सो लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट, इट हैज टू फोल्ड सिग्निफिकेंस। किस तरह के लॉन्ग डेज, यानी एक लंबा सफर जो कि रात को खत्म हुआ, यानी कि पूरे दिन की कहानी है ये जो हमें दिखाई जा रही है। और सेकेंडली इसमें व्हाट वी सी इज के एक डे रिप्रेजेंट करता है होप को और नाइट रिप्रेजेंट करती है होपलेसनेस को। सो एक लंबा सफर जो कि होप से शुरू हुआ और होपलेसनेस पे खत्म होता है। होप क्या है बेसिकली कि फैमिली इकट्ठी हुई आयरलैंड में, जहाँ पे ये आते हैं न्यूयॉर्क से नॉर्मली अपने उस लाइक फैमिली, यानी ये आयरिश था यूजीन ओनील। सो ये उस फैमिली की रीयूनियन हुआ करती है यहाँ पे। माँ बाप और दोनों बेटे जो मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी घटिया नौकरियां कर रहे हैं, बेफ और हैप्पी की तरह, ये यहाँ पे अपने समर हाउस में इकट्ठे होते हैं और वहां पे ये समर वहीं पे स्पेंड करते हैं। अच्छा, तो अब जब ये इकट्ठे हुए तो उससे पहले क्या था कि जो माँ थी इनकी मैरी, क्योंकि जो सारी की सारी स्टोरी है दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल। अब जो भी कहानी इसमें पूरी सुनेंगे इसमें समरी, ये सारी की सारी यूजीन और नील की अपनी लाइफ के बारे में। तो हर बंदा इसमें वो यूजीन और नील की लाइफ को यानी हर वाकया, हर बंदा उससे लिंक्ड है। तो जब प्ले शुरू होता है तो लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे समय पता लगता है कि छोटा बेटा यानी एडमंड जो कि यूजीन ओनील को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे टीबी है और वो खांसता रहता है। टीबी उस जमाने में लाइलाज थी एक्सेप्ट इन सम ऑफ द प्लेसेस। फिर माँ जो है इनकी मैरी, वो उसके बारे में हमें पता चलता है कि ये ड्रग्स लेती थी, सैनिटोरियम से क्योर होके आई, लेकिन अभी भी इसने ड्रग्स लेना खत्म नहीं किया। फिर ये पता चलता है कि बाप बड़ा क्लोज फिस्टेड है और जेमी जो बड़ा भाई है वो बड़ा सिनिक है, हर एक के अंदर बुराइयां ढूंढता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म में चेंज होता रहता है। मैरी जो है वो मॉर्फिन लेती है। मॉर्फिन वो दवाई थी जो कि किसी जमाने में बहुत ज्यादा लाइक पेन किलर के तौर पे यूज की जाती थी, लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया क्योंकि लोग इसके एडिक्ट हो जाते थे। तो ये उसका एडिक्ट हो गया। जी मिस सरवत आप बता सकते हैं कोड कौन सा। तो ये उसके एडिक्ट हो जाती है माँ, और उसके बाद उसकी वो एडिक्शन खत्म नहीं होती। रीजन क्या होती है कि बाप जो है यानी यूजीन ओनील का बाप जो जेम्स ओनील, जिसको यहाँ पे जेम्स टायरोन के नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो जेम्स टायरोन कभी भी ज्यादा पैसा नहीं खर्चता था, हमेशा 2 नंबर डॉक्टर, घटिया डॉक्टर, सस्ता डॉक्टर बुलाता था, जिसने उसको मॉर्फिन पे लगा दिया। उस जमाने में भी मॉर्फिन बैन हो चुकी थी, लेकिन उस डॉक्टर के कम नॉलेज की वजह से उसे नहीं पता था। सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हर कैरेक्टर एक दूसरे को ब्लेम करता है, अपनी गलती कोई भी नहीं मानता। इन सब के अंदर एक और बात है कि लड़ते लड़ते इनका वॉल्यूम टोन बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही एक बंदा सॉरी करता है ये नीचे आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू हो जाते हैं, फिर साथ ही उनकी टोन ऊपर जाती है, फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी दिस कीप्स गोइंग। नो वन इज रेडी टू एक्सेप्ट द फॉल्ट। किसी की भी फॉल्ट को कोई मानने को तैयार नहीं है। सारी फैमिली शराबी कबाबी है। माँ ड्रगिस्ट है, बाप बेटा और बड़ा बेटा सारे ड्रिंकर हैं हाई लेवल के। बेटे को टीबी की बीमारी है, लेकिन हाल ये है कि वो भी ड्रिंक से बाज नहीं आता। और जब कोई उसको डांटता है कि तुमने ड्रिंक नहीं करना, तो वो शक्ल बना लेता है। फिर वो कहते हैं चलो एक पी लो। तो इस तरह करते करते बाप भी एक अदब पिला देता है, माँ भी एक अदब पिला देती है, नौकरानी भी पिला देती है, वो अपनी मर्जी से पी लेता है, यानी वो छोड़ने से बाज नहीं आता। Yes, born and died in a hotel room. So yes, he himself was born in a hotel room. He died in a hotel room, and he keeps saying all this about his mother कि हमने पूरी की पूरी लाइफ होटल्स में गुजारी, चीप होटल्स में, और उस तरह हमने अपनी जिंदगी को बसर किया। सो बेसिकली इसकी जो लाइफ स्टोरी है वो हमें इसमें नजर आ जाएगी। कैरेक्टर्स हैं जेम्स टायरोन जो कि इसके फादर जेम्स ओनील को रिप्रेजेंट करता है, मैरी कैवन टायरोन जो कि एला ओनील को जो इसकी माँ थी, जेम्स टायरोन यानी जेम्स जूनियर, यानी बाप का नाम भी जेम्स है तो इसमें जेम्स जूनियर यानी जेमी, वो इसका बड़ा भाई है एडमंड का। तो ये ओनील के बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है। एडमंड टायरोन जो है वो यूजीन ओनील को रिप्रेजेंट करता है। कैथरीन एक मुलाजमा है इनकी। अच्छा, अब टायरोन्स का ये समर हाउस है जहां पे ये इकट्ठे हैं और प्ले शुरू होता है 8 बजे। नाश्ता अभी अभी हो चुका है।
मियाँ बीवी आ चुके हैं लाउंज में, बच्चे अभी तक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। तो बाप जो है वो माँ को कह रहा होता है कि तुम छोड़ चुकी हो सब कुछ, ड्रग्स वगैरह, तो बस अब इस पे कायम रहना। मीनवाइल वहां पे जेमी और वो सारे एंटर होते हैं, एडमंड वगैरह, और वहां पे उसमें इनकी आपस में आहिस्ता आहिस्ता वो तकरार एज यूजुअल शुरू हो जाती है। दोनों भाई जो हैं वो उसमें आपस में गुफ्तगू करके सेटल होते हैं, और वहां पे एक आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। एडमंड जो है वो उस आर्ग्यूमेंट से तंग आके चला जाता है अपने कमरे में, और उसका जो बाप है वो जेमी को डांटता है कि तुमने कभी काम नहीं किया, सारी उम्र तुम हमारे टुकड़ों पे पलते रहे और अब भी तुम इस तरह आ जाते हो। इसकी रीजन क्या थी? क्योंकि जेम्स टायरोन एक एक्टर था, उसने जेम्स ओनील यानी उसके बाप की तरह स्टेज एक्टिंग की, बड़ा पॉपुलर रहा, बहुत ज्यादा इसका नाम था। लेकिन एक टाइम आया कि उसने यानी मेलोड्रामास में काम करना शुरू कर दिया, वक्ती तौर पे ज्यादा पैसा बनाया, लेकिन फिर वो सीरियस प्लेस में उसको लेना छोड़ दिया लोगों ने, फिर मेलोड्रामास में भी, और अब वो कहीं पे काम नहीं करता। तो उसका इन्फ्लुएंस स्टेज पे चलता था, वो अपने बेटे को कहता था स्टेज पे आ जाओ मेरे साथ काम करो। जेमी नहीं जाता था, जेमी कुछ बड़ा करना चाहता था शुरू से ही, जो उसने सारी उम्र नहीं किया। सो मैरी जेम्स को कहती है कि तुम्हें एडमंड के साथ सही एटीट्यूड रखना चाहिए क्योंकि उसे समर कोल्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि सबको पता है, हर बंदा रियलिटी को जानता है, लेकिन सारे बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करी बैठे हैं कि इसको टीबी नहीं है, हालांकि सबको पता है कि उसको टीबी है। वो बार बार माँ कहती है कि इसको समर कोल्ड है, क्योंकि रियलिटी को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है इस प्ले के अंदर। फिर एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये प्ले है यूजीन ओनील का, जो कि बड़ा साइकोलॉजिकल प्ले है। इसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और जो पैरानोया, ये बड़े एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो ये सारे के सारे जो फ्राइड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इसके अंदर काफी हद तक नजर आते हैं। मसलन जो है जेम्स टायरोन, वो अपनी माँ से मोहब्बत करता था, बाप से नफरत करता था। मैं इसकी बीवी मैरी अपनी माँ से नफरत करती थी, बाप से मोहब्बत करती थी। बच्चे वो अपने बाप से नफरत करते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं। तो ये बेसिकली वो सारे कॉम्प्लेक्सेस इसमें चल रहे हैं। मैरी जो है वो जेम अपने बेटे एडमंड के ज्यादा करीब है, एडमंड अपनी माँ के ज्यादा करीब है। जेमी को इस चीज पे भी गुस्सा आता है। सो वो जेमी जो है इस बात पे कहता है कि तुम लोग उसको समर कोल्ड कर रहे हो, वो वाकई बीमार है और बड़ी सीरियस उसका मर्ज है। तो खैर उसकी बात पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी बात को कोई भी नहीं मानता। वो कहते हैं जी डॉक्टर हार्डी जो है वो बताएगा कि इसको असल में क्या है, उसने 4 बजे फोन करना है, वो इसका एक बार चेकअप कर चुका है। डॉक्टर हार्डी कौन होता है? डॉक्टर हार्डी एक चीप क्वैक है, जो कि स्किल डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये हमेशा इलाज उससे ही करवाता है, अपने बच्चों का, अपना। सो हमें पता चलता है कि मैरी के जाने के बाद जेम्स अपने बेटे जेमी को डांटता है कि तुम क्यों एडमंड की हेल्थ की बात कर रहे थे, वो भी अभी सेहतयाब होके आई है और तुम उसे दोबारा से परेशान कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है ये बात हो गई, लेकिन अगर ये जेमी को अच्छे डॉक्टर, एडमंड को अच्छे डॉक्टर पे भेजें तो वो ठीक हो सकता है। तो उनकी फिर एक लड़ाई होती है इस बात पे कि वो अपने बाप को ताना देता है क्लोज फिस्टेड होने का, माइजर होने का। फिर वो उसे कहता है कि मैंने कुछ ये जो जेमी एडमंड है वो तुम्हें देख के इस तरह हुआ, क्योंकि तुम हमेशा से उसको अपनी बातों में लगाए रखते थे, तुम हमेशा शराब वगैरह पीते थे, तुम हमेशा जो प्रोस्टिट्यूट्स उनको विजिट करते थे, तो तुम तगड़े थे मेरी तरह। उसका जिस्मानी साख्त उसकी माँ पे गई है, वो तुम्हारी तरह नहीं हो सकता था। उसने तुम्हें फॉलो किया और उसने अपने जिस्म का बेड़ा गर्क कर लिया। सो जेम्स जो है वो उसे ये भी होता है कि यानी मैरी को इस चीज का दुख होगा कि उसका बेटा बीमार है, क्योंकि वो बड़ा प्यार करता है अपनी वाइफ से। और फिर उस पे ये होता है कि जेमी जो है वो उसको इंटरप्ट करता है और उसे कहता है कि एक और चीज जो मैंने नोटिस की, कहता है रात को मैं सो रहा था तो मैंने देखा माँ मेरे कमरे में आई, उसके बाद फिर स्पेयर रूम में चली गई। तो स्पेयर रूम कौन सा कमरा है? ये एक गेस्ट रूम टाइप है, जहाँ पे वो तब जाती है जब उसने ड्रग्स लेनी होती है। सो बाप उसको डांटता है कि तुम्हारा वहम होगा, वो मेरे खराटों से उठ के गई थी, उसने ड्रग्स नहीं लेनी। लेकिन वो उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो यही कहता है कि मुझे डर है कि इसने ड्रग्स लेनी खत्म नहीं की। खैर एडमंड जो है वो भी आता है और वो फिर उसकी माँ आती है। मीन वाइल जो है ये दोनों
बाप बेटा ये प्लान करते हैं बाहर जाने का कि बाहर जाके हेजिस को काटते हैं, और वो मैरी के आने पे टॉपिक को बदल देते हैं। खैर, माँ जो है वो हमेशा से जब भी आएगी वो डायरेक्ट इल्जाम देना शुरू कर देती है अपने हस्बैंड पे कि इसने कहीं का नहीं छोड़ा, घटिया होटलों में हमें ठहराया, उसने कभी हमारी परवाह नहीं की। और मैरी के मुताबिक जो जेमी और एडमंड हैं ये इस काबिल ही नहीं है कि रिस्पेक्टेबल जो लोग हैं वो इनको मिलें। यानी वो, अब वो इस तरह क्यों करती है, क्योंकि जब वो ड्रग्स लेनी होती है उसमें वो बड़ी नर्वस होती है, वो अपने ग्लासेस ढूंढने के बहाने ऊपर चली जाती है। और फिर उसके जो हाथ हैं, उसके हाथ पे यहाँ पे जो नकल्स हैं, र्यूमेटिज्म होता है इन नकल्स की बीमारी, सोजिश हो जाती है। तो इसको देख के उसको भी याद आता है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, और लोगों को भी एहसास होता है, तो उसके हाथ कभी भी स्टैटिक नहीं होते, इस तरह मूव कर रहे होते हैं, या वो उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल हिलाती रहती है, इतनी देर नहीं रखती कि लोग उसके हाथ को नोटिस करें। जब इसने ड्रग लेनी होती है तो ये सबसे लड़ना शुरू कर देती है, और लड़के ऊपर चली जाती है, ड्रग्स लेके थोड़ी देर के लिए सुकून में होती है, नीचे आके प्यार से बात करती है। तो ये इसका साइकोलॉजिकल फ्लॉ है, और जितनी ये ड्रग लेती रहती है एक दिन में, उतना ये मेंटली उस टाइम पे अपने पास्ट में जा रही होती है। किस पास्ट में? जब वो अपने बाप के घर में थी। खैर, उसमें ये होता है कि वो कहती है कि शी हैज फेल्ट लोनली एंड अनअल्टर्ड, क्योंकि ये जो घर है इंतहाई बकवास घर है, और मैं बड़ा अच्छे घर में रहा करती थी अपने बाप के दौर में, और उस जमाने में मेरे दो ही शौक थे, या तो मैं नन बन जाऊं या मैं पियानिस्ट बन जाऊं, यानी पियानो बजाने वाली, या फिर एक नन। कहती है तुम्हारा बाप मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं इधर आ गई, वरना मेरे असल में ये दो शौक थे। तो कन्वर्सेशन चल रही होती है, एडमंड मैरी को रेफरेंस देता है उसकी एडिक्शन का। उसको भी पता होता है कि रात को माँ ने ड्रग्स ली, हालांकि वो अपने बाप और भाई के सामने ये नहीं कहना चाहता। खैर, माँ जो है वो उसको डांटती है, उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसमें बहरहाल बेटे को तो इस चीज का पता होता है कि वो उसने ऑलरेडी कुछ किया। तो खैर, वो सब्जेक्ट को चेंज करती है और उससे कहती है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इन चीजों के बारे में मत सोचो, और वो खुद ऊपर चली जाती है स्पेयर रूम में अगेन ड्रग लेने के लिए। अच्छा, उसी आफ्टरनून में एडमंड पार्लर में बैठा होता है, बाप और भाई बाहर हेजिस पे काम कर रहे हैं, काट रहे हैं, माँ ऊपर टोन होके पड़ी हुई है। तो वो जो है एक गिलास डालता है विस्की का। तो उसके बाद क्या नाम है, मुलाजमा आती है। मुलाजमा उसको देखती है कि तुम पी रहे हो, वो कहता नहीं पिया मैंने। वो कहता चलो पी लो, एक अदे की खैर है। वो फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रख देता है ताकि बाप को ना पता चले कि हमने बोतल पी। उसके बाद भाई आता है, वो भी उसको पहले डांटता है, फिर एक गिलास वो भी ऑफर कर देता है, फिर वो भी पानी भर के रख देता है। तो मीनवाइल, अब ये लंच से पहले की बातें हैं। मैरी नीचे आती है और वो उसने मोर्फिन ले ली है, और जब ये मोर्फिन लेती है उसकी आंखें बड़ी ब्राइट हो जाती हैं, जैसे वो वापस जिंदगी में आ गई। तो उसमें जेमी फौरन नोटिस कर लेता है, और उसके बाद मैरी आई कांटेक्ट नहीं करती। ये भी उसकी आदत होती है कि जब भी वो ड्रग्स लेती है वो आई कांटेक्ट नहीं करती। सो उसमें जेमी जो है वो एक ड्रिंक लेता है, और उसके बाद लाइक भाई के साथ गुफ्तगू शुरू कर देता है। सो मैरी दोबारा आती है, और उसमें वो एक डिस्टेंस उसके अंदर नजर आ रहा होता है, चूंकि उसने ड्रग्स ली हैं तो वो अपने पास्ट में जाती फील हो रही है। एडमंड जो है वो देखती है एक गिलास एडमंड के सामने पड़ा हुआ है, तो उसे कहती है कि उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वो भी उसको डांटती है कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है, और बाद में खुद उसको एक ड्रिंक डाल देती है कि चलो एक अदे की खैर है, खाने से पहले एक अदा पी लेना चाहिए। अब 3-4 ड्रिंक वो ऑलरेडी पी चुका है, और है टीबी का मरीज। बहरहाल, उसके बाद जो है जेम्स की उसकी बहस होती है, और जेम्स जो है उसके बाद फिर ये वेट करते हैं बाप का, जो बाप बाहर गप्पे लगा रहा होता है एक नेबर के साथ। फिर जब बाप आता है तो उसमें उनकी आपस में दोबारा बाप और माँ की मुंहमारी होती है इसी बात पे। फिर शाम को फोन आता है डॉक्टर हार्डी का, और वो डॉक्टर हार्डी जो है वो उसको बताता है कि एडमंड को वाकई ही टीबी है, और वो उसको बुलाता है फाइनल चेकअप के लिए कि इसका अब आगे क्या करना है, सैनिटोरियम में भेजना है नहीं भेजना। सो मैरी जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करती है ताकि मजीद मॉर्फिन ले सके, और जेम्स जो है वो उसके बाद लाइक घर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। सो एडमंड जो है वो अपने बाप को कन्विंस करने की कोशिश करता है, और भाई को, कि उन्हें मैरी को इसका छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर ट्राई करते रहना चाहिए, मुमकिन है कि वो ठीक हो जाए। खैर,
एडमंड जो है वो उसके बाद ऊपर जाता है और जाके उससे बात करने के लिए कि मैं उसको समझा के आता हूँ। जब वो जाता है तो जेम्स बताता है डॉक्टर हार्डी ने क्या कहा, क्योंकि वो एडमंड के सामने ये बात नहीं बताते उसे। वो कहते हैं कि इसे वाकई है और इसे सैनिटोरियम भेजना पड़ेगा, कंजम्पशन टीबी को ही कहा जाता है। तो खैर जब मैरी नीचे आती है तो वो मजीद डिटैच हुई होती है, यानी मजीद फिजिकली तो वहीं पे लेकिन मेंटली उनसे दूर होती है। जेमी चला जाता है और जेम्स जो है वो अपनी वाइफ को दोबारा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एज यूजुअल उसकी बात पे मुकर जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जेम जो है वो अपने बेटे एडमंड को $20 देता है। तो ये फर्स्ट टाइम लाइफ में उसने $20 दिए, क्योंकि उसे पता है बेटे को टीबी है, चलो बाहर जाकर कुछ खा पी लेगा, खुश हो जाएगा। तो वो हैरान रह जाता है, कहता है कि डॉक्टर ने क्या ये कहा कि मैं मरने वाला हूँ जो तुम मुझे $20 दे रहे हो। पर वो उसके बाद हंस के वहां से चला जाता है। अच्छा, मैरी जो है वो उसके इनके मीन वाइल वहां से निकलती है कैथलीन के साथ, जो कि उसकी मुलाजमा है, और वो जाते हैं और एक यानी अभी फिलहाल वो बैठ के विस्की पी रहे होते हैं घर में। कैथलीन भी विस्की पी रही होती है, सुभान अल्लाह। तो वो उसको बताती है कि उसकी अपनी लाइफ के बारे में मैं किस तरह हुआ करती थी, नन बनना चाहती थी। कैथलीन कहती है वैसे तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम नन बनना चाहती होगी जिंदगी में कभी भी। खैर वो उसको ये कहती है कि एक चीज मुझे बुरी लगी जब तुम मुझे लेके गई दुकान पे, ये क्योंकि ये ड्राइव करके आए होते हैं ड्राइवर के साथ, स्मिथ के साथ। वो कहते हैं कि वहां पे तुमने जो प्रेस्क्रिप्शन दी तो दुकानदार ने मुझे बड़ी बुरी नजर से देखा, क्योंकि मॉर्फिन बैन हो चुकी थी। तो जब उसने स्लिप देख के देनी थी ऑब्वियसली दवाई, और वो एक नशावर दवाई थी। कहते वो घर आते हैं तो उसके बाद जो मैरी है वो ऊपर है। एडमंड जो है वो उस वक्त यानी सबसे पहले बाप जो होता है वो घर पे बैठा होता है, और उसके बाद बाप इस वक्त तक कन्विंस हो चुका था कि ये औरत बाज नहीं आ सकती, और वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। एडमंड आता है, लाइट्स ऑफ होती हैं, उसका सर टकराता है 2-3 जगहों पे, वो अपने बाप को गालियां निकालता है। खैर उसके बाद फिर बाप जो है उसको बिठाता है और उसको पुरानी अपनी लाइफ सुनाता है कि किस तरह मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, मेरी माँ ने मुझे पाला। फिर एक दिन उसको $1 मिला क्रिसमस पे, जिसमें एक दिन हमने बड़ा रज के रोटी खाई पूरी जिंदगी में। कह रहे इसलिए मुझे डॉलर की वैल्यू पता है, इसलिए मैं पैसे बचाता हूँ। तो खैर वो उसके लिए लाइट्स ऑन कर देता है और दोनों गप्पे लगाना शुरू हो जाते हैं। मीनवाइल और ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बड़ा बेटा जेमी घर पे मत आए, क्योंकि जो बड़ा बेटा है वो इस वक्त तक, वो कहता है उसकी जुबान एक सांप की जुबान हो चुकी होगी, जिस तरह वो बोलेगा तो बेहतर है आखिरी ट्रेन निकल गई है, वो घर ना ही आए, सारी रात बाहर रहे तो बेहतर है। मीन वाइल ये होता है कि वो अपने बेटे को बताता है कि तुम अपने बड़े भाई से बच के रहो, वो कोई ठीक नहीं मुझे लगते उसके आइडियाज, हालात, जिस तरह उसने तुम्हें सारी लाइफ ट्रीट किया। वो हैरान हो जाता है, कहता है वो मेरा भाई है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका एक और भाई भी होता है जिसका नाम यूजीन इसमें दिखाया गया, हालांकि यूजीन ओनील को एडमंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो यूजीन होता है वो उसके साथ ये बनती है बेचारे की कि उसे जेमी को मीजल्स होते हैं बचपन में, तो ये जानबूझ के अपने उस छोटे भाई के कमरे में चला जाता है। वो तकरीबन न्यू बॉर्न होता है, मीजल्स उसको लग जाते हैं, बुखार होता है और वो मर जाता है। तो माँ इस पे ये भी इल्जाम लगाती है कि तुमने जेलसी में आके अपना भाई मार दिया। यहाँ भी हमें इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स नजर आता है। खैर मीनवाइल जो एडमंड काफी बातें सुनता है अपने बाप से, अपने भाई के बारे में, और इस वक्त एज लाइक कॉन्ट्रेरी टू देयर एक्सपेक्टेशंस जेमी जो है वो आ जाता है। सो जेमी जो है वो आके फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपस में गुफ्तगू करते हैं ये दोनों भाई, और वो दोनों बाकी सारे बाहर बैठे होते हैं। यानी माँ ऊपर है, बाप बाहर चला जाता है ताकि मैं इसके मत्थे ना लगूं। तो वो उसे बताता है एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में कि मैं उसके पास गया और मैंने, फिर उसमें जो चीजें बताता है उसमें उसमें और उसकी माँ में बड़ी चीजें मुश्तरक होती हैं। वेट तकरीबन दोनों का, दोनों की जो है एक फिजिकल कंडीशन, फिर दोनों की एज, दोनों का बोलना, गुफ्तगू, दोनों का नशा करना। तो वो बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट के अंदर भी अपनी माँ की लुक्स को ढूंढ रहा होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ रेफरेंस टुवर्ड्स इडिपस कॉम्प्लेक्स। पर वो आता है और उसके बाद अपने नशे में ही अपने भाई को बता देता है कि तुमने आज के बाद मेरे करीब नहीं आना, मुझसे बच के रहना, मैं नशे में हूँ। तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा खराब किया, मैं जान के तुम्हें फेल करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि तुम कभी भी आगे ना निकलो। मैंने जानबूझ के ये ड्रिंकिंग और प्रोस्टिट्यूट्स को तुम्हारे सामने बड़ा ग्लैमरस दिखाया ताकि तुम इनसे खराब हो,
क्योंकि ये जो होता है एडमंड, ये अपनी लाइफ में बहुत सारे शुरू में जब इसने करियर स्टार्ट किया होता है तो बहुत ज्यादा अखबारों में लिख रहा होता है, इसका नाम बन रहा होता है। तो जेमी कहता है मैं तुमसे बड़ा जेलस होता था, कहता है आज भी मौका मिला तो मैं सबसे पहला आऊंगा तुम्हारे बैक में चाकू घुसाने वाला, तो मुझसे बच के रहना। तो जब सैनिटोरियम से आओगे तुम अपने अल्लाह तुम्हें लेके आए, लेकिन मुझसे मुहतात रहना। ये शायद बातें मैं तुम्हें सियानेपन में या अपनी सैनिटी में ना बताऊं। मीनवाइल मैरी जो है इस टाइम पे बिल्कुल टुन हो चुकी है, अपने पास्ट में चली गई है। जो इसमें दो चीजें कि उसका जो एक्टिंग करियर है उसको याद दिलाता है उसका एक वॉलेट, जेम्स टायरोन को। वो जब भी बात करता है अपने उस करियर के बारे में तो उसने अपने वॉलेट में एक नोट रखा होता है जो एडविन बूथ, जो एक बड़ा पुराना स्टेज एक्टर होता है, उसने लिख के दिया होता है कि ये बंदा मुझसे ज्यादा बेहतर ओथेलो परफॉर्म करता है, शेक्सपियर को परफॉर्म करता है। तो वो इसके लिए बड़ी प्रेज की बात होती है कि जब भी अपने पुराने टाइम को याद करता है, उस नोट को याद करता है, उस वॉलेट को, लेकिन इसे नहीं पता वो कहाँ रखा है। मैरी जब भी बात करती है वो अपनी शादी की बात करती है, उस टाइम की बात करती है जब वो अपने बाप के घर में थी, और वो उसे याद आता है एक वेडिंग ड्रेस से जो कि इसकी माँ नहीं चाहती थी ये ले, लेकिन इसके बाप ने इसको लेके दिया, और इसको भी नहीं पता कि वो वेडिंग ड्रेस कहाँ पे पड़ा है। सो ये दोनों चीजें सिंबल हैं इनकी उस लाइफ की जिस लाइफ में ये सबसे ज्यादा खुश थे। खैर वो उसमें मैरी जो है वो बिल्कुल जब वो नीचे आती है तो उसमें उस वो चेंज हो चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल एक तरह से बदलाव आ चुका है, और वो 100% जो है इस वक्त अपने पुराने लेवल पे चली गई। यानी मेंटली इधर है लेकिन फिजिकली इधर है, लेकिन मेंटली वो अपनी शादी से पहले के टाइम में चली गई। कहती है जी कि मैं नन बनना चाहती थी, पियानिस्ट बनना चाहती थी। जो नन्स थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, साल 6 महीने बाहर रह के आओ, फिर भी दिल करे तो नन बन जाना। कहती मैं बाहर आई तो मुझे एक स्टेज पे जेम्स टायरोन नजर आया, मुझे उससे प्यार हो गया और मैं यहाँ पे आ गई। फिर लेकिन उसकी बातों से हमें लग रहा होता है कि एंड में वो कहती है आई वॉज हैप्पी फॉर आ टाइम, कि कुछ देर के लिए मैं खुश थी। लेकिन बाद में फिर जब वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा, उसको अपने बाप की वो दी हुई सारी आसाइशें याद आई। हालांकि जेम्स टायरोन कहते हैं इसका बाप भी कोई बहुत ज्यादा अमीर बंदा नहीं था, लेकिन वो चूंकि इसका बाप था तो इसको पसंद है। मैं चूंकि इसका हस्बैंड था तो इसको पसंद नहीं था, ये हमेशा अपने बाप के पास रहना चाहती थी। सो ये बड़ा ही काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्ले है, लॉन्ग डिस जर्नी इनटू नाइट। तो इन द एंड फाइनली ये होता है कि इनको आइडिया हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ होपलेसनेस है, कुछ भी नहीं बदलने वाला और सब कुछ वैसे ही वैसे का वैसे ही है। और जो एक शुरू में हम सोच रहे थे कि चीजें शायद बेहतर हो जाएंगी, चीजें बेहतर नहीं हुई, चीजें उल्टा खराब हुई हैं, वर्स हुई हैं। सो उसी के साथ ये जो प्ले है वो एंड होता है। सो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ यूजीन ओनील, जो कि उसने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट यहाँ पे पेश किया। सो नेक्स्ट इज द क्रूसिबल, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है। क्रूसिबल इज बाय आर्थर मिलर फ्रॉम द सेम पर्सन हु रोट डेथ ऑफ अ सेल्समैन। अब क्रूसिबल में क्या है बेसिकली? क्रूसिबल इज अ स्टोरी जो कि प्यूरिटन्स, आपने प्यूरिटन एज पढ़ी थी, हमने डिस्कस किया था, उसमें देखा था कि जो प्यूरिटन्स थे ये वो थे जो कि लिबर्टी के चैंपियन थे, आज़ादी के चैंपियन थे, और इन्होंने इनकी वजह से फिर किंग को पकड़ा गया, चार्ल्स वन को, उस पर मुकदमा चला, उसका सर काट दिया गया, और फिर ये लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते गए अपने रूल्स में। सो उनमें से काफी प्यूरिटन्स जो थे वो अमेरिका में भी आ गए, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड के तसल्लुत में था। तो इन्होंने अमेरिका में आके न्यू इंग्लैंड इलाका जो था वहां पे अपना डेरा डाला, वहां पे चर्च बसाया। जब ये लोग न्यू इंग्लैंड में आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के तमाम लोगों को जो रेड इंडियंस थे मकामी, पहले रिलीजन कबूल करने को कहा। जब नहीं हुआ तो इन्होंने उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया, कईयों को मार दिया, कई जंगल में चले गए। क्योंकि वो नॉन बिलीवर्स थे तो ये कहते थे जंगल जो है वो डेवल की अबोड है। खैर वो लोग वहां पे और बाकी जो भाग गए मर गए उनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया, जिसका तनाजा बाकी लोगों में चलता रहा क्योंकि पेपर्स नहीं थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था। अब क्रूसिबल फेमस है 1692 के विच क्राफ्ट ट्रायल्स के बारे में। सो विच क्राफ्ट ट्रायल हुए थे जिनको और इसकी जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन जो इसने की आर्थर मिलर ने, वो फेमिनिज्म और
कैपिटलिज्म की थी, क्योंकि कम्युनिस्ट को भी इसी तरह ढूंढा गया, मारा गया और उन्हें इबरत का निशान बनाया गया, उनके ऊपर मुकदमात चले मैकार्थीइज्म यानी जज मैकार्थी के दौर में। सो अब क्रूसिबल में बेसिकली स्टोरी ये थी कि क्रूसिबल के ये जो प्यूरिटन्स थे बहुत ज्यादा दीन के मामले में कट्टर थे, और ये उस टाइम में किसी को नाचना, गाना, सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री राइटिंग, नॉवल रीडिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, प्लेइंग इवन, ये चीजें अलाउ नहीं थी। बच्चों के बारे में इनका कॉन्सेप्ट था बच्चे बिल्कुल खामोश होकर वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, इनके दरमियान शोखी, एक चंचलपना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें थी ये बड़ी ही एक तरह से डिसइल्यूजन करने वाली थी, बड़ी डिस्टर्बिंग थी। अब बच्चे बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने यानी कुछ बच्चियां थी बेसिकली जो कि मुख्तलिफ उस घरों में रहने वालों की कुछ मालकनें थी, कुछ नौकरानियां थी, उन्होंने एक फन के लिए एक तरीका ढूंढा कि ये जंगल में जाके स्पोर्ट करती थी, डांस वगैरह करती थी। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ बच्चियां जब एक दिन डांस कर रही थी तो वहां पे उस इलाके का प्रीस्ट पहुंच गया, और प्रीस्ट जो था पेरिस, जो कि अपनी बेटी को उसने देखा, बेटी भी वहां पे थी, उसकी भांजी भतीजी भी वहां पे थी, और उसके अलावा और भी इलाके की ख्वातीन यानी लड़कियां। तो वो डांस कर रही थी, दरमियान में आग जल रही थी, डांस वहां पे हो रहा था जहाँ पे जंगल था, जहाँ पे लोगों का जाना मना था। इसने कह दी थी कि ये डेवल का असर है, और दो बच्चियां खौफ से बेहोश हो गई। अच्छा, उसमें यह हुआ कि जब ये उनको लेके आए घरों में तो एक र्यूमर फैल गई कि विच क्राफ्ट हुआ है, और वो बच्चियां जो कि कुछ बेहोश कुछ होश में थी वो सुन रही थी कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है। पहले उन्होंने मान लिया कि हमने डांस किया और हमें कोड़े मारने हैं तो मार लो, लेकिन हमने विच क्राफ्ट नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मौका ऐसा बन रहा है कि हम बड़े बड़े काम निकलवा सकते हैं, तो उन्होंने विच क्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनकी मुलाजमा टिट्यूबा जो कि अफ्रीकन थी, जब उसे मार पड़ी तो उसे ये उगलवाने की कोशिश की गई कि तुम बताओ डेवल तुम्हारे पास किसके साथ आता है, यानी कौन तुम्हें डेवल बनने पे मजबूर कर है, तुम उसका नाम लोगे तो तुम बच जाओगे। तो वो बताती है अच्छा जी, एक उस इलाके की गरीब तरीन भिकारन जो कि पागल होती है वो उसका नाम लेती है, तो वो कहते हैं चलो अल्लाह की मेहरबानी से ये खातून डेवल के असर से बाहर आ गई। तो वो जो बच्चियां बेहोश पड़ी होती हैं और जो कुछ होश में होती हैं वो सुन रही होती हैं, तो वो कहती हैं यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, अब इसको हम यूज करेंगे मुख्तलिफ लोगों से बदला लेने के लिए। तो वो बेशुमार लोगों के नाम लेना शुरू कर देते हैं, जिस जिसका वो नाम लेते रहते हैं उनको अदालत, वहां पे कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाती है, वो उनको पकड़ के लाते रहते हैं और उनको सजा देते रहते हैं। तो बेसिकली इस तरह तकरीबन बेशुमार बंदे जो कि लोगों के जुल्म सितम और उनके उस यानी भेंट चढ़ जाते हैं इनके इंतकाम का। तो जस्टिस और वेंजियंस एक बहुत बड़ा थीम है इसका विच क्राफ्ट के अलावा। और इन द एंड पता ये चलता है कि ये रियलिटी है, असल वाक़या है। इन द एंड पता ये चलता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई विच क्राफ्ट नहीं था, तो लोग फिर खैर भीगी बिल्ली की तरह वहां से निकल जाते हैं। ओके जी, कमिंग टू दिस, प्यूरिटन्स जो हैं वो इंग्लैंड में आते हैं, गर्ल्स डांस कर रही होती हैं, उसमें पेरिस की बेटी भी होती है, और विच क्राफ्ट का हर जगह पे हल्ला मच जाता है कि विच क्राफ्ट हो रहा है। सो पेरिस की बेटी का नाम बेटी है और उसकी कजन एबिगेल विलियम, ये दोनों पेरिस के घर में रहती हैं। तो ये बेसिकली उसके ऊपर एक तरह से इल्जाम है कि इन्होंने विच क्राफ्ट किया। पेरिस जो है वो क्राउड को काम करने की कोशिश करता है, पैसिफाई करता है, जो कि नीचे चर्च में जमा है, क्योंकि पेरिस को ये भी रोल है कि ये जिस चर्च का पादरी है वो चर्च में बहुत सारे लोग इसको पादरी नहीं देखना चाहते। अब पादरी की अपनी बेटी और भांजी अगर विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा, तो वो पूरी कोशिश होती है उसकी कि विच क्राफ्ट का नाम मेंशन ना हो। खैर, एबिगेल बाकी ख्वातीन से बात करती है, उनको कहती है कि तुम में से कोई भी विच क्राफ्ट वगैरह इस तरह की बात नहीं करेगा। और मीनवाइल जॉन प्रॉक्टर वहां पे आता है। जॉन प्रॉक्टर प्रोटैगनिस्ट है और एक लोकल फार्मर है उस इलाके का, जो कभी उसका एक रिलेशन हुआ करता था एबिगेल विलियम के पास जब वो उसके घर में मुलाजमा थी। तो खैर अब वो रिलेशन खत्म हो चुका है 6 महीने से। 6 महीने से पेरिस इस साइड पे आया भी नहीं, क्योंकि पेरिस की वाइफ को पता लग गया और उन्होंने एबिगेल को निकाल दिया। खैर वो आता है देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहां पे एबिगेल दोबारा टेम्प्ट करने की कोशिश करती है प्रॉक्टर को, लेकिन वो टेम्प्ट नहीं होता। और उसके बाद
बाकी जो लोग हैं वो आ जाते हैं वहां पे, यानी उस टाउन के बड़े। बेटी उठती है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है। क्राउड जो है ऊपर भागता है और उसमें एक आर्गुमेंट होता है पेरिस और प्रॉक्टर के दरमियान। मीनवाइल जाइल्स कोरे जो उस इलाके का एक लैंडलॉर्ड है, अच्छा इंसान है, और थॉमस पुटनम जो कि लैंडलॉर्ड है लेकिन इंतहाई विंजफुल और बुरा विंडिक्टिव किस्म का इंसान है, ये भी आ जाते हैं। इसकी वाइफ भी आ जाती है। तो इनके वहां पे विच क्राफ्ट के साथ साथ अपने लैंड के इश्यूज भी डिस्कस करना ये लोग शुरू हो जाते हैं, कि वो जो जो भी इनके लैंड के तनाजात आपस में चल रहे थे। खैर, रेवरेंड हेल एक साथ वाले इलाके का एक पादरी होता है जिसके बारे में सुना होता है कि इसने शायद विच क्राफ्ट डिटेक्ट किया, हालांकि किया नहीं होता, वो सिर्फ अफवाह होती है। उसको बुलाया जाता है और वो आके इस एग्जामिन करता है बेटी को। और प्रॉक्टर हेल जो है वो एबिगेल से क्वेश्चन करता है उन तमाम एक्टिविटीज के बारे में। और उसके बाद जो है टिट्यूबा टिट्यूबा को वो मारना शुरू कर देते हैं। टिट्यूबा कॉन्फेस कर लेती है मार की वजह से कि ये मुझे कत्ल ही ना कर दें, उस डर से कि मैं डेवल के साथ थी और डेवल मुझे कहता है कि पेरिस को यानी प्रीस्ट को मार दो। और भी इस तरह के बहुत सारे बात, और वो बहुत सारे लोगों का नाम भी ले लेती है। मीनवाइल एबिगेल भी उसको ज्वाइन कर लेती है, और भी लड़कियां ज्वाइन करती हैं और उस इलाके के तमाम उन लोगों के नाम ले लेती हैं जिनसे उनको खौफ नहीं होता, जो कि कुछ सोशल पोजीशन में ऊपर नहीं होते। खैर, एक हफ्ते बाद जो नेक्स्ट सीन होता है वो एलिजाबेथ और जॉन प्रॉक्टर, ये जो हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पे एक वर्ड गुडी यूज किया जाता है। गुडी मीन्स मिसेस, गुडी प्रॉक्टर मीन्स मिसेस प्रॉक्टर। सो इनके घर का सीन है जहां पे दिखाया गया कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान अभी भी कोल्ड एटीट्यूड है उस एक रिलेशन अफेयर की वजह से। प्रॉक्टर बिल्कुल सीधा हो चुका है, छोड़ चुका है सब कुछ, लेकिन एलिजाबेथ के दिल से वो चीज नहीं जाती, तो वो इससे कोई मजीद यानी कोई ज्यादा वार्म उसका एटीट्यूड नहीं है। इनकी मुलाजमा मैरी वेरन जो कि बड़ी डरती थी इनसे, आज जब वापस आती है शहर से, सैलम से, तो वो बड़ी निडर होके वापस आती है, क्योंकि वो कहती है अब हम कोर्ट के मेंबर हैं, कोर्ट के विटनेस हैं, और हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने उन लोगों के नाम बताने हैं जो विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं। वो ये भी जब उसे मारने लगता है प्रॉक्टर, तो वो कहती है कि मैंने आज एलिजाबेथ की जान बचाई क्योंकि इसका नाम भी उन लोगों में आ गया जो कि एक्यूज्ड है। वो डर जाते हैं और उसके बाद मैरी ऊपर भेज देते हैं सोने के लिए। वो जाने से पहले एक गुड़िया दे जाती है उसको कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई। एलिजाबेथ को कहती है तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी याद आई तो मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया बनाई। खैर, एलिजाबेथ का एक और जॉन का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, और इन द एंड इन मीनवाइल हेल एंटर होता है इनके घर में। तो जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो जाइल्स कोरे और फ्रांसिस नर्स आते हैं। ये भी वो लोग हैं जिनकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन है इलाके में। और जाइल्स कोरे, कोरे फैमिली, नर्स फैमिली और प्रॉक्टर फैमिली, ये वो फैमिली है जो कि बाकी इलाके की यानी इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वाला हाल है कि बाकी तमाम लोगों से ये हटके हैं, सियाने हैं, अच्छा सोचते हैं, तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हैं। नर्सेस और कोरेस इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से इसके खिलाफ हैं, और प्रॉक्टर की वजह से एलिजाबेथ इसकी वाइफ के सॉरी एबिगेल इसकी वाइफ के खिलाफ है। खैर, वो कहते हैं जी हमारी वाइफ्स को अरेस्ट कर लिया गया। और कोरे की वाइफ को क्यों अरेस्ट कर लिया जाता है? कोरे अपने गलतफहमी यानी अपनी कम अकली में ये कह देता है कि वो बड़ी स्ट्रेंज बुक्स पढ़ती है, हालांकि वो नॉवल पढ़ती है। वहां पे फिर अचानक ऑफिसर्स आते हैं कोर्ट के, पता चलता है कि एलिजाबेथ का नाम भी मेंशन है, और वो एलिजाबेथ को ले जाते हैं। अगले दिन प्रॉक्टर मैरी को लेके जाता है और वो साइंड उसको लेटर देते हैं जज को, लेकिन उसके लेटर या उस प्रोपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और वहां पे पता चलता है कि एलिजाबेथ इज प्रेग्नेंट, और वो उसकी सजा टाल दी जाती है। मीनवाइल मैरी को कहा जाता है कि तुम बोलो। मैरी जब कोर्ट के अंदर कहती है कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं, तो लड़कियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और ऐसा शो करती हैं कि मैरी उनको बिविच कर रही है, उनके ऊपर अपनी रूह फेंक रही है। अच्छा, एलिजाबेथ इसलिए पकड़ी जाती है कि एलिजाबेथ के घर से वो डॉल निकल आती है, एक पपेट जो कि मैरी ने बना के दिया होता है, उसके अंदर नीडल्स होती हैं। वो नीडल एबिगेल ने डाली होती है, और वो खुद शो कराती है अपने घर में बैठ के, वो खाना खा रही थी, उसके मुंह से सुइयां निकली, तो ये एलिजाबेथ जादू करा रही है। इस बात पे एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं। खैर, जब मैरी उन पे इल्जाम लगाती है कि इन बच्चियों ने ये किया, तो बच्चियां जान की शो कराना शुरू कर देती हैं कि जिस तरह बहुत ज्यादा बलाएं आ रही हैं, हमें डर लग रहा है। तो मैरी जो है
वो उनकी तरह बिहेव नहीं कर पाती और वो उल्टा उनके साइड पे हो जाती है और प्रॉक्टर को छोड़ देती है कि ये लड़कियां सही कह रही हैं और प्रॉक्टर गलत कह रहा है, प्रॉक्टर ने मुझे जबरदस्ती कहा कि मैं ये बातें कहूं। खैर प्रॉक्टर जो है वो इन द एंड, अब ये वो सोसाइटी है याद रखिएगा जहाँ पे नाचना गाना अलाउ नहीं था, जहाँ पे नॉवल रीडिंग अलाउ नहीं थी, थिएटर अलाउ नहीं था, वहां पे प्रॉक्टर और एबिगेल का एक नाजायज ताल्लुक चलता रहा था। अब प्रॉक्टर नहीं चाहता कि ये चीज सामने आए, लेकिन अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये जिस एबिगेल इतनी हाजन बनी बैठी है, ये वो है जिसका मेरे साथ अफेयर रहा। तो इस चीज को अब वो अपनी इज्जत दांव पे लगा देता है, हर एक के सामने, कोर्ट के सामने, अपने पूरे इलाके के सामने। तो वो एलिजबेथ को बुलाते हैं और कहते हैं जी प्रॉक्टर जो है उससे उसके साथ अनफेथफुल रहा। वो प्रॉक्टर का मुंह उस तरफ कर देते हैं ताकि ये और एलिजबेथ एक दूसरे को ना देख सके। तो एलिजबेथ जो कि हमेशा सच बोलती है, वो प्रॉक्टर की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि नहीं इसका उससे कोई रिलेशन नहीं रहा, और प्रॉक्टर कह चुका था कि मेरी वाइफ जो कहेगी सही कहेगी क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो अपने हस्बैंड की इज्जत के लिए झूठ बोल देती जो उसके घाटे आ जाता है। और खैर उसके बाद मैरी जो है वो एबिगेल और बाकी गर्ल्स वो प्रिटेंड करती हैं, यही सारा कुछ और ये उनकी बातों को माना जाता है। खैर पूरा समर गुजर जाता है इस चीज में, सारे वो लोग जो कि इंडिविजुअल साइड पे होते हैं वो जेल में हो जाते हैं, और विच ट्रायल्स जो है वो एक बहुत ज्यादा अनरेस्ट पैदा हो चुका होता है। और मीनवाइल जो बड़ा जज है डैनफोर्थ वो नर्वस हो जाता है कि हमने इतना बंदा मार दिया है, क्या ये वाकई विच क्राफ्ट में थे भी कि नहीं थे। एबिगेल का पता चलता है कि एबिगेल जो है वो वहां से भाग चुकी है, पेरिस की उसने पैसे भी ले लिए क्योंकि उसे पता होता है कि अब मेरा पोल खुलने वाला है। और बाकी जो लोग होते हैं, अब इसमें होता क्या कि जो कॉन्फेस करता है वो मर जाता है, जो नहीं करता वो नहीं मरता। सो जाइल्स कोरे जो है वो जब उसको मारने के लिए उसके ऊपर वजन डाल रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि बता दो तुम विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व हो या नहीं। तो वो कुछ भी नहीं बोलता। कोर्ट का रूल होता है कि अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो उसकी जायदाद उसके बच्चों को मिलेगी, वरना उसकी प्रॉपर्टी उससे ले ली जाएगी। तो ये सारा कुछ थॉमस पुटनम करवा रहा होता है इन सब लोगों के खिलाफ, कोरे के खिलाफ, नर्सेस के खिलाफ, ताकि उनकी जायदाद जमीन वो ले ले। तो खैर कोरे मरते मरते अपनी जमीन तो बचा जाता है, लेकिन ये है कि एलिजबेथ को आज़ादी मिल जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन जो रेबिका नर्स, कोरे और प्रॉक्टर, इनको इन द एंड मार दिया जाता है। खैर बाय द एंड कोर्ट को रियलाइज हो जाता है कि हमने जो भी किया बहुत बड़ी चवल मारी। सो इसमें ये कैरेक्टर्स हैं जॉन प्रॉक्टर, एबिगेल विलियम्स, हेल, एलिजबेथ प्रॉक्टर, पेरिस, रेबिका नर्स, फ्रांसिस नर्स, जज डैनफोर्ड, जाइल्स कोरे एंड पटनम। इसमें जो थीम्स हुए, जस्टिस का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस किस तरह, जस्टिस इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। फिर विचक्राफ्ट एक बहुत बड़ा थीम है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, प्यूरिटनिज्म, लस्ट जो कि एबिगेल की होती है प्रॉक्टर के लिए, लैंड लस्ट जो पट्टम की होती है बाकी लोगों की जमीनों के लिए, मटीरियलिज्म जो कि हम प्रीस्ट में देखते हैं कि इंतहाई मटीरियलिस्टिक इंसान है, मैस हिस्टेरिया एक थीम है कि लोगों के अंदर एक खौफ होता है कि कभी भी कोई भी फांसी पे लटक सकता है और पैरानोया एक पब्लिक डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे के अंदर यकीन ना रखना। सो क्रूसिबल जो है दैट इज अ वेरी गुड स्टोरी और इसकी मूवीज भी अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच देम। ये जो मेन इसमें तस्वीरें थी ये उसी मूवी से ली गई हैं, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट, दैट इज रियली वेरी गुड। एंड फाइनली टुडे वी आर स्टडिंग मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। Let me answer the question. So almost all American novels and dramas are excessively hysterical and psychologically sick. Is that society same in reality? Yes, it was so. सोसाइटी के अंदर ये जो सारे थीम्स हैं ये डेवलप हो चुके थे, लोग जो थे बहुत ज्यादा इस चीज का या मेंटल करप्शन का और या ये अब्यूजेस, ड्रग एडिक्शन, वाइन एडिक्शन और इन सारी चीजों का शिकार थे। ये हिस्टेरिया और मिसट्रस्ट, पैरानोया ये सोसाइटी का हिस्सा थे, फाइनेंशियल क्राइसिस जो जमाने का हिस्सा थे। इसलिए मॉडर्न अमेरिकन जो है वो मुझे, आई रियली हेट स्टडिंग अबाउट मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर एक्सेप्ट फॉर एमिली डिकिंसन, फ्रॉस्ट, ये कुछ राइटर्स हैं जो कि अच्छा लिखते हैं, बाकी आप इनमें किसी को भी पढ़ लें आपको सिर्फ मौत, सुसाइड, डिप्रेशन, डेथ, ये सारे थीम्स हैं जो कि, या लोनलीनेस, ये सब कुछ उसमें आपको नजर आता है।
अच्छा, अब मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये एक ग्रीक ट्रेजेडी थी ओरेस्टिया, जिसके 3 पार्ट्स थे। तो इसमें ये जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इसने लिखा, उसी ग्रीक ट्रेजेडी का रीमेक किया, और इसके भी 3 पार्ट्स हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला होम कमिंग हम पढ़ेंगे। जो होम कमिंग है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट ट्रेजेडी। आपको अगर ग्रीक ट्रेजेडी उसका आइडिया है तो आपको ये पढ़ने सुनने का ज्यादा मजा आएगा। तो एस्किलस ने ये ट्रेजेडी लिखी ओरेस्टिया, और जो कैरेक्टर्स हैं वो एंशियंट ग्रीक प्ले से लिए गए। मसलन एगामेम्नॉन जो कि वॉर ऑफ ट्रॉय में गया, ग्रीक किंग, वो यहाँ पे जनरल एजरा मेनन के तौर पे दिखाया गया। क्लाइटेमनेस्ट्रा जो उसकी वाइफ थी एगामेम्नॉन की, उसको रिप्रेजेंट कर रही है क्रिस्टीन। ओरेस्टस जो बेटा था एगामेम्नॉन का, यहाँ पे उसको ओरिन के तौर पे दिखाया गया। इलेक्ट्रा जो एगामेम्नॉन की बेटी थी, यहाँ पे उसे लेविनिया के नाम से दिखाया गया। और एजेस्थस जो कि एडम ब्रांट बन गया यहाँ पे। सो ग्रीक ट्रेजेडी के ये जो फीचर्स हैं उसमें से हमें कुछ फीचर्स यहाँ पे भी नजर आते हैं, जिसमें मर्डर, एडल्ट्री, इंसेस्चुअस लव, रिवेंज, इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसी इलेक्ट्रा की वजह से है, इस नाम की वजह से। सो यहाँ पे बेसिकली ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये हमें बहुत ज्यादा उन कॉम्प्लेक्सेस के करीब लेके आती है। इस लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट में भी कॉम्प्लेक्सेस थे, तो ये भी यूजीन ओनील का है, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। अब छोटी सी मैं आपको बड़ी क्विक सी स्टोरी सुना दूं, ये उम्मीद है आपको नहीं समझ आएगी लेकिन आपको समझाना जरूरी है। एक यानी ये एट्रियस, हाउस ऑफ एट्रियस, इसका कर्स बड़ा मशहूर था ग्रीक ट्रेजेडी में। उसमें हुआ क्या कि एक जो थिएस्टस वाज अ पर्सन, थिएस्टस का भाई एट्रियस, ये जो दोनों थे, इन दोनों के पास जब लाइक दौलत आई, यानी किंगशिप आई इनके बाप के मरने के बाद, उसके पीछे बड़ी स्टोरी है। तो एट्रियस ने रूल करना शुरू कर दिया, और थिएस्टस जो था वो वहां से उसने अपने भाई की बीवी से ही शादी कर ली और उसको लेके भाग गया, और उसे फिर उसकी औलाद भी हुई। तो उसको बड़ा गुस्सा था अपने भाई पे। इसने बेला पुसला के अपने भाई को बुलवाया, और उसको उसके बाकी सारे जो बेटे उसके साथ आए उनका गोश्त पका के खिला दिया उस बेइज्जती के बदले के तौर पे। वो रोता धोता वहां से चला गया। अब उसका एक बेटा था जो ऑलरेडी बहुत नौमौलूद था और वो अपनी माँ के पास ही था, तो वो नहीं आ सका। मीनवाइल वो बेटा बड़ा होता गया, और फिर एट्रियस के दोनों बेटे एगामेम्नॉन और मेनेलस, जिसमें से एगामेम्नॉन की शादी हुई बड़ी बहन, यानी 2 बहनें थी क्लाइटेमनेस्ट्रा के साथ, और उसकी छोटी बहन हेलेन की शादी हुई एगामेम्नॉन के भाई मेनेलस के, सॉरी, क्लाइटेमनेस्ट्रा की बहन हेलेन के साथ। तो हेलेन की शादी छोटे भाई मेनेलस के साथ हुई, और क्लाइटेमनेस्ट्रा की शादी एगामेम्नॉन के साथ हुई। अब जो एगामेम्नॉन जो था वो उसने जाना था ट्रॉय की वॉर पे। तो उस जब वॉर पे जा रहा था तो वहां पे समुद्री हवाएं नहीं चल रही थी, तो इसके 3 बच्चे थे, ओरेस्टस, उसमें इफिजिनाया और इलेक्ट्रा। तो उसने उसको गॉड्स ने बताया कि तुम अपनी फेवरेट डव को, पसंदीदा चीज को कुर्बान करोगे तो हवाएं चलेंगी। तो उसने बहाने से अपनी बेटी इफिजिनाया को बुलवाया कि एक्लीस से इसकी शादी करेंगे, और उसने उसको कुर्बान कर दिया। हवाएं चल पड़ी, ये उधर चला गया। क्लाइटेमनेस्ट्रा जो थी मीनवाइल एजेस्थस, जो कि वही बच्चा था जो कि नहीं मर सका, थिएस्टस का, बड़े बच्चों को तो मार दिया गया, वो छोटा था, आया नहीं था, वो बड़ा हुआ, और उसने फिर इस एगामेम्नॉन की वाइफ क्लाइटेमनेस्ट्रा के साथ रिलेशंस बना लिए अपना बदला लेने के लिए पुराने वाला। तो उसने इस रिलेशन की बेस पे ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा, और इन द एंड फाइनली जब एगामेम्नॉन ट्रॉय की वॉर से वापस गया तो उन दोनों ने मिलके इसको मार दिया। यही सेम स्टोरी जो है वो यहाँ पे रिपीट हुई, इसको उसने यहाँ पे एक तरह से रिपीट किया। सो देखते हैं मॉडर्न थीम में क्या। ये एक स्प्रिंग आफ्टरनून है मैनन हाउस में, और जनरल एजरा मैनन जो है वो एक वॉर से, यानी अमेरिकन सिविल वॉर से वापस आने वाला है। लेविनिया जो कि इलेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एजरा की बेटी है, और वो अपने बाप से बेतहाशा प्यार करती है और अपनी माँ से इंतहाई नफरत करती है। सो वो अपनी माँ की तरह भी अभी न्यूयॉर्क से वापस आई है, दोनों न्यूयॉर्क गई हुई थी अलग अलग, वो एक ट्रिप से आई हैं। तो सेथ जो उनका गार्डनर है
वो जो है वो उस खातून को यानी लेविनिया को एक साइड पे ले जाता है और उसे कहता है कि कैप्टन ब्रांट जो तुम्हें मिलने आता है, जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उससे बच के रहना। तो वो उसे पूछती है क्यों। तो इतनी देर में लेविनिया के एक सहेली और उसका भाई उसको मिलने आ जाते हैं। भाई इससे बड़ा प्यार करता है, लेकिन ये उससे कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं देती। ये बल्कि कहती है कि मेरी ड्यूटी है अपने बाप की तरफ उसका ख्याल रखना, क्योंकि ये बाप की तरफ बहुत ज्यादा फील करती है उस कॉम्प्लेक्स के हवाले से। है, लेविनिया सेथ को कहती है कि अपनी गुफ्तगू जारी रखो। तो सेथ कहता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि ब्रांड की जो शक्ल है, यानी जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे चक्करों में आता है, किसी से मिलता जुलता है। ये भी हमारी मैनन फैमिली का ही बंदा लगता है। तो वो कहते हैं कि ये जो ब्रांड है ये डेविड मैनन, जो कि उसका एजरा मैनन का एक अंकल था, उसका ये बेटा लगता है। और ये मैरी ब्रैंटमे जो कि एक नर्स थी, जो कि डेविड का ख्याल रखने के लिए इस घर में आई थी। क्योंकि स्टोरी में ये हुआ था बहुत पहले के, जो एजरा मेनन का बाप और अंकल, ये उसमें जो अंकल था वो बीमार हुआ, तो उसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स को रखा गया। उन दोनों भाइयों को उस नर्स से प्यार हो गया। हालांकि ये बड़े लो ग्रेड की थी, लो फैमिली की थी। वो अटैच थी डेविड के साथ। तो जो उसका बाप था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, उसने उन दोनों को घर से निकाल दिया और ये घर तोड़ के दोबारा बनाया, ताकि वो जिल्लत के आसार खत्म हो जाए। तो वो कह रहे ये उस नर्स का बेटा लगता है मुझे। बहरहाल ब्रांट खुद आता है इतनी देर में, और लेविनिया जो है वो वो जो है ब्रांट की मदर उसका एक रेफरेंस देती है जानबूझ के। तो वो फट पड़ता है और सच बता देता है कि मैं वाकई ही वो हूँ, और मैं तुम्हारे बाप से बदला लेने आया हूँ इस सब का जो कि मेरी फैमिली के साथ हुआ। खैर, ब्रांट का अपना एक वेंजेंस है जो उसके साथ साथ चल रहा है। थोड़ी देर बाद लेविनिया और इसमें दिखाया गया लेविनिया और क्रिस्टीन, इनकी आपस में भी बड़ी एक एंटोगनिस्टिक सा एटीट्यूड है। क्रिस्टीन एंटर होती है और वो पूछती है कि लेविनिया ने क्यों बुलाया उसे। सो लेविनिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे न्यूयॉर्क गई थी, तुम हमें बता के जाती हो कि तुम अपने बाप से मिलने जा रही हो। तो वो कहती है मैं बाप से मिलने गई थी। कहती है हाँ तुम गई थी, लेकिन उसके बाद तो मैडम ब्रांड के घर गई थी और तुमने उसको किस की, तुम उसके साथ उसके रेजिडेंस पे चली गई। तो यहाँ पे क्रिस्टीन को ये होता है कि शायद इसका पर्दा फाश हो गया। तो वो उसको साफ साफ बताती है कि मैं ओरेन से प्यार करती थी, सॉरी तुम्हारे हवाले से, क्योंकि मुझे कभी भी एजरा मैनन नहीं पसंद था, और वो हमारा एक डिस्कस था जिसका रिजल्ट तुम हो, इसलिए मुझे तुमसे भी नफरत था। हाँ, बेटे से मैं इसलिए प्यार करती थी क्योंकि बेटा तब हुआ जब बाप जो था बेटे का यानी एजरा मैनन वो जंग पे गया हुआ था, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया, क्योंकि उस टाइम में मैं उसके साथ अटैच थी। सो लिविनिया जो है वो उससे कहती है कि वो आ, अब सीक्रेट को बचा के रखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बाप को कोई तकलीफ हो। लेकिन क्रिस्टीन को प्रॉमिस करना पड़ेगा वो आज के बाद ब्रांड से कभी भी नहीं मिलेगी। सो क्रिस्टीन जो है वो अपनी बेटी को कहती है अच्छा इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो, तुम जेलस हो रही हो कि वो मैं उससे क्यों ना मिलूं। तो लिविनिया जो है वो उसे और वो ये भी कहती है कि तुमने हमेशा मेरी जगह लेना चाहिए, यानी तुम चाहती हो कि तुम अपने जहाँ पे मैं जो रिलेशन तुम्हारे बाप के साथ है मेरा वो तुम्हारा हो जाए। सो क्रिस्टीन बहरहाल उसकी बात मान लेती है कि वो उसकी बातों को मानेगी। तो ये बड़ा परेशान हो जाती है लिविनिया अचानक कि ये कैसे इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये इसमें इंट्रीग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं, शेडो नहीं, देयर इज नथिंग हार्ड टू प्रिपेयर इट। बड़ा एक सिंपल और बड़ा मजे का ड्रामा है ये। अच्छा वो मान जाती हो। लिविनिया हैरान होती है कि माँ इतनी जल्दी बात कैसे मान गई। वो लेटर क्रिस्टीन मिलती है ब्रांड से और उसे प्रपोज करती है कि जहर ला के दो, जो कि मैं एजरा के उसे मैं पिला दूंगी, क्योंकि एजरा जो है वो एक उसे हार्ट का इशू है और इसने पूरी इलाके में ऑलरेडी बता दिया हुआ है एक डॉक्टर के जरिए, जो कि बहुत ज्यादा बतूनी है, हर चीजें बता देता है। तो क्रिस्टीन ने डॉक्टर को बताया कि मेरे बंदे को हार्ट की बीमारी है, और उसने हर जगह घुमा दी कि कल को अगर वो मरे तो सबको यही लगे कि ये हार्ट की बीमारी से मरा। एक हफ्ते बाद लिविनिया एक क्रिस्टीन के सामने आती है और एजरा जो है वो एंटर होता है अपने घर, यानी वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करी होती क्रिस्टीन। तो लिविनिया जाती है, बड़ी गर्मजोशी से उसे मिलती है, और वहां पे वो और एजरा एजरा यानी जब अकेले होते हैं क्रिस्टीन और वो,
तो लेविनिया जो है वो उसने काफी कुछ बता दिया होता है, उसने खत पे लिख दिया होता है ब्रांड के बारे में कि इस तरह आपकी गैर मौजूदगी में मिलने आता है और इस पे जरा नजर रखें वगैरह वगैरह। तो एजरा जो है वो अब आया है कि उस जंगों में उसने बहुत ज्यादा मौत देखी, ट्रबल्स देखी, परेशानियां देखी, तो अपनी वाइफ, जो बेटा है वो अभी जंग पे ही है, यानी वो अभी तक उसे छुट्टी नहीं मिली, तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं अब सब कुछ बेजार हो चुका हूँ, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और नई लाइफ शुरू करते हैं। हम दोनों बच्चों को छोड़ के जाते हैं और आइलैंड्स पे जाते हैं दूर, वीकेंड्स गुजारते हैं और वहां पे वेकेशंस करते हैं। खैर, कैलकुलेटिंगली वो जो क्रिस्टीन है वो उसकी बात पे एक्सेप्ट करती है उस चीज को। अब सुबह का टाइम है, यानी इट इज ऑलमोस्ट डे ब्रेक, यानी डॉन का टाइम है, लेकिन अभी अंधेरा ही है ऑलमोस्ट। क्रिस्टीन जो है वो बेड से उठती है और मैनन उसको डांटता है। अब सो दोनों नहीं रहे, क्रिस्टीन के जहन में कुछ और चल रहा है, मैनन के जहन में उसकी इनफाइडेलिटी चल रही है। तो वो उसको डांटता है और यानी वो कहता है कि क्रिस्टीन जो है उसकी मौत का इंतजार कर रही है, वो आजाद होना चाहती है। क्रिस्टीन उसको जानबूझ के टॉन्ट करती है कि यस वो ठीक कह रहा है, कि क्रिस्टीन कहती है कि मैं ब्रांड की मिस्ट्रेस बन चुकी हूँ। मैनन गुस्से में उठता है उसे कत्ल करने के इरादे से, लेकिन अचानक उसको तकलीफ होती है दिल की और वो अपनी मेडिसिन मांगना शुरू कर देता है। क्रिस्टीन फौरन एक बॉक्स पकड़ती है उसके कमरे में से, अपने कमरे में से, और वो उसको उस मेडिसिन की जगह अंधेरा होता है तो पानी के साथ पॉइजन दे देती है। मैनन को उसकी ट्रेचरी का एहसास होता है, वो लेविनिया को बुलाता है, लेविनिया आती है वहां पे, लेकिन मीनवाइल वो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पे होता है। तो वो उसको कह रही होती है कि शी इज गिल्टी नॉट मेडिसिन, कह रहा होता है एडम, सॉरी यानी एजरा कह रहा होता है अपनी बेटी को कि शी इज गिल्टी, यानी क्रिस्टीन गिल्टी है, मेडिसिन का कसूर नहीं है। तो वो मर जाता है। तो उसके बाद क्रिस्टीन जो है उसने हाथ में वो डब्बा पकड़ा होता है मेडिसिन वाला, जो लेविनिया से छुपा रही होती है। तो वो कहती है कि इसको हार्ट अटैक आया है, मैंने इसको बता दिया था कि मेरा उससे चक्कर है। तो क्योंकि उसको अब डर नहीं होता किसी का, तो अचानक जब वो जाती है वहां से तो उसकी ठोकर लगती है उसे, वो नीचे गिरती है, बेहोश हो जाती है, उसके हाथ से वो मेडिसिन का डब्बा छूट के गिरता है, जो कि उसके ऊपर पॉइजन लिखा नजर आ रहा होता है। सो लिविनिया को पता लग जाता है कि माँ ने बाप को कत्ल कर दिया। सो इस अगली स्टोरी इसके बाकी दो प्लेस में है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। सो इसमें लेविनिया मेनन है जो कि इन दोनों माँ बेटियों को दिखाया गया कि वो लेविनिया ऐसी है जो कि माँ का बिल्कुल एक तरह से जवानी है, और दोनों जो हैं वो बिल्कुल काफी हद तक एक जैसे हैं, और इनके जो बाल हैं बेसिकली वो ब्रांड की मदर जैसे हैं। तो अब चूंकि क्रिस्टीन के बाल रेड हैं ब्रांड की माँ जैसे, इसलिए ब्रांड को क्रिस्टीन से प्यार हो गया, क्योंकि इडिपस कॉम्प्लेक्स। लवीनिया की अपनी माँ की वजह से रेड बाल हैं, तो उसको नफरत होती है अपने बालों से, क्योंकि ये उसी नर्स के बाल भी ऐसे थे। खैर ये बिल्कुल ही एक यंग सी, इमेच्योर, फिजिकली इमेच्योर किस्म की खातून है, और ये अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती है, माँ से इंतहाई नफरत करती है। क्रिस्टीन मेनन बड़ी स्ट्राइकिंग वुमेन है, वोलप्चुअस किस्म की, और ये इसके कॉपर हेयर हैं जो कि जिस तरह नर्स के थे एडम ब्रांड की माँ के। सो इसको एडम ब्रांड का इसमें क्यों एक इंटरेस्ट होता है, एक तो वो अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता है फैमिली की, दूसरा उसकी शक्ल उसकी माँ से या उसके बाल उसको उसकी माँ की याद दिलाते हैं। सो इसके अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। सो ये वही है जो अपने मर्डर का प्लान करती है, अपने हस्बैंड के मर्डर का। और इसमें नहीं दिखाया गया, बताया गया कि वो बैटल में इंजर्ड था, लेकिन अब वो दूर है और वो जंग में इस फर्स्ट प्ले में वापस नहीं आता। एजरा मैनन जो कि अगमेम्नॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक तरह से बहुत ज्यादा मौत को देख के तंग आ चुका था और वो वाइफ के पास वापस आया कि नई जिंदगी शुरू हो। एडम ब्रेंट वो है जो कि बिल्कुल उसके अंदर एक लाइक शिप कैप्टन है, और वो बदला लेने के लिए आया है एजरा मैनन से, और क्रिस्टीन उसके बदले का एक, उसे अपरेंटली प्यार भी करता है लेकिन वो उसके बदले का एक हिस्सा भी है। रिवेंज है इसके अंदर जो थीम्स हैं, बाइंडिंग फोर्स ऑफ फेट, के फेट ने एक चीज लिखी हुई थी तो वो होके रहनी थी। प्रेजेंस ऑफ डेथ अमंग द लिविंग, के जिंदा लोगों के दरमियान जो मुर्दे हैं, जो उनकी सोच में हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है,
हाँ, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ गॉड है, जो कि हमें नजर नहीं आते गॉड्स, क्योंकि वो ग्रीक ट्रेजेडी में थे, लेकिन जिस तरह उसमें हुआ वो सारा कुछ यहाँ पे भी हो रहा था। ये भी प्यूरिटन टाइम में लिखा गया। सो प्यूरिटन टाइम में हम देखते हैं कि इस तरह के रिलेशन रखना कितना एक ही, यानी बहुत बड़ा गुनाह तो अभी भी है, लेकिन कितना एक बड़ा सोसाइटी के हवाले से भी गलत समझा जाता था, लेकिन स्टिल ये इस तरह के रिलेशंस लोगों में चल रहे थे। इसमें में हाउस जो है वो एक सिंबल नजर आता है उस नफरत का, जो कि उस नर्स से रिलेटेड थी। आईज जो है, आईज के अंदर झूठ और क्लैरिटी दोनों नजर आते हैं। मास्क बहुत बड़ा थीम है इसका, कि इवन घर के ऊपर लगता है मास्क चढ़ा हुआ है, हर बंदे के ऊपर लगता है मास्क चढ़ा हुआ है। और मैनन्स तो मशहूर होते हैं कि इनके चेहरे जो ऐसे हैं जैसे मास्क चेहरे हैं, कि इनके अंदर के एक्सप्रेशन सामने नहीं आते। हर बंदा ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। आइलैंड्स, जिसपे क्रिस्टीन को ब्रेंट लेके जाना चाहता है, जहाँ पे एजरा भी लेके जाना चाहता है अपनी वाइफ को, ये सिंबल हैं आज़ादी के, ये सिंबल हैं खुशी के, ये सिंबल हैं जहाँ पे आप इस दुनिया की उन रुकावटों से दूर हो। हेयर सिंबल हैं रिलेशन का, मेमोरी का, रेमिनिसेंस का। और जो पोर्ट्रेट्स हैं वो सिंबल हैं मुख्तलिफ और डिफरेंट चीज़ों की, जिसमें इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जब ब्रांट मिलने आता है क्रिस्टीन को, और वो बिल्कुल एजरा मेनन की उस पोर्ट्रेट के नीचे बैठता है, या जो उसी कुर्सी पे होती है जिसके ऊपर ब्रांट नीचे बैठ जाता है, यानी ऊपर फ्रेम लगी होती है जहाँ पे एजरा मेनन की पिक्चर है उसी कुर्सी पे, और नीचे उसी पोर्ट्रेट के एडम ब्रांट बैठता है, तो अनकॉन्शियसली उसी स्टाइल में बैठता है जिस स्टाइल में वो बैठा होता है पोर्ट्रेट में। तो दोनों की शक्ल मिलती है, क्योंकि जारी बात है एक ब्लड रिलेशन है। तो इसको बड़ा गुस्सा आता है और ये उसको वहां से उठा देती है। So we find this complex going on all through the play. So these were 4 important plays of American uh, drama, जो कि modern American drama है. Okay, so you had a book on a great distance and then read it, this drama. Yes, apparently कुछ themes ऐसे हैं कि we don't really like it, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि I really love Greek mythology. So Greek mythology का remake है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा था. Miss Ikra, like, man is not happy creature after reading American. Yes, exactly. Man is never happy. This is all full of pessimism. Just the poetry of Frost. Like, awesome. It is the exquisite ever, the most exquisite poetry from American literature. आप उसे पढ़ें, you will get to know कि life कितनी प्यारी है. Yes.